अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो कल हम लोगों ने जो है वो वर्डप्रेस की डैशबोर्ड का जो है वो इंटरफेस हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था, और उसकी जो डिफरेंट सेटिंग्स थी वो हम लोगों ने देख ली थी। तो उन सेटिंग्स के अंदर किसी को किसी किस्म का कोई मसला मसाइल है, कोई कन्फ्यूजन है तो बताए, नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। नहीं है तो भी बता दें। साथ साथ प्रैक्टिस करें आप लोग, जाके सेटिंग्स को एक्सप्लोर भी करते हैं जाके, जो चीज़ यहाँ से पढ़ के जाते हैं या बस छोड़ देते हैं जाके। बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर छोड़ देंगे तो फिर जो है वो चीज़ आपको कभी भी जो है वो लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहेगी। आज तो आपको याद रहेगी, आपको लगेगा कि ये बड़ी आसान चीज़ है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को जो है वो साथ साथ समझ आ रही होगी, तो आपको लग रहा होगा कि आसान है। लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे तो फिर वो आगे जो है वो चीज़ भूल जाएगी आपको 2-4 दिन बाद। तो इसलिए पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना लाजमी है, प्रैक्टिस लाजमी किया करें। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने ओपन की है वेबसाइट localhost/patch7.com, तो ये ओपन नहीं हो रही। क्या इशू हो सकता है, क्या एरर होगा इसके अंदर? दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्या समझ में आता है आप लोगों को? आप लोगों को तो सब पता है, अच्छी बात है। अच्छा जी, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं, क्या उसे कहते हैं कि कल हम एक जो है वो फ्राइडे को एक मेकअप क्लास कर सकते हैं? आप लोग अवेलेबल होंगे 4 to 5:30? आगे शायद कोई एक आधी हमें जो है वो ऑफ करना पड़े, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हम पहले एक क्लास कर लें। तो अगर आप लोग अवेलेबल होंगे फ्राइडे को 4 to 5:30, तो हम एक क्लास जो है वो कर सकते हैं। मेजॉरिटी अगर बता दे तो ठीक है, ज़्यादा कोई इशू होगा तो फिर नहीं करेंगे। सेम टाइम पे मार नहीं हो सकती असल में, सेम टाइम पे एक और बैच चल रहा शॉपिफाई का। चलें सही है, गूगल क्लासरूम पर जो है वो मैं मज़ीद बता दूंगा अगर हम लोग जो है वो क्लास कर रहे हुए तो। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड है। मैं कल सुबह जो है वो आप लोगों को गूगल क्लासरूम पे लिंक आ जाएगा और साथ में बता देंगे, रिमाइंडर भी आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट नहीं ले सकेंगे ज़ाहिर है उनके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, तो वो चाहें तो रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में देख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं फिर आप लोगों को बता दूंगा। तो गूगल क्लासरूम ज़रा देखते रहिएगा, 4 to 5:30 कल फ्राइडे को। हो सकता है कि हम एक क्लास जो है वो कर लें, पॉसिबिलिटी है, नॉट कंफर्म। चलें जी, आज जो है वो स्टार्ट करते हैं। टाइटल पूछ रहा था कौन, पता नहीं पूछ रहा था टाइटल, ये पूछ रही थी। टाइटल बेसिकली आज हम बाकी जो इसका डैशबोर्ड है उसको एक्सप्लोर करेंगे, टूल्स वगैरह देखेंगे, टूल्स देखते हैं। और जो ऊपर एक दो सेटिंग मजीद हैं उसको भी हम देखते हैं। टूल्स देखते हैं और यूजर्स देखते हैं, टाइम बचा तो फिर प्लगइन्स और थीम्स वगैरह भी देखेंगे जहाँ तक जा सके। सेटिंग्स हम लोगों ने जो है वो सारी की सारी कल देख ली थी। ठीक है जी, तो आज हम जो है वो मूव कर रहे हैं विद द टूल्स। नीचे से हम जो है वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं इसके डैशबोर्ड में। तो ये टॉप बार हम लोग देख चुके हैं, और इसमें हमने देख लिया था कि ओवरव्यू उसका कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अब हम नीचे से जो है वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं। जवेरिया असाइन अटेंडेंस का टाइम नहीं है, 6:15 हो गए। अटेंडेंस आपकी वैसे भी लग चुकी है, पता नहीं दोबारा आपको लिखने का ख्याल क्यों आया। अच्छा जी, सेटिंग्स जो है वो आप लोगों की ये अवेलेबल है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम मूव करें टूल्स पे।
टूल्स के बाद हम ऐसा ऐसा जो है वो अपवर्ड मूव करते जाएंगे। तो टूल्स में अगर आपके पास हम आते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल कुछ टूल्स हो, अगर आपने कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किए हो या कोई डिफरेंट आपके पास अवेलेबल टूल्स जो हो तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अदरवाइज ये मोस्टली एक ही शो हो रहा होता है, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, कि ये जो कैटेगरीज हैं आपके पास पोस्ट की उनको टैग्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं तो आप उसको टैग कन्वर्टर करेंगे तो वो कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उन्हीं के नाम के जो है वो आपके टैग्स बना देगा, कैटेगरी से उनको निकाल देगा। सेम एज इट इज अगर आप टैग्स टू कैटेगरीज कन्वर्ट करेंगे तो जो आपने टैग्स बनाए हुए होंगे उनको वो कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम जो है वो आगे टूल्स देख लेते हैं, ये भी आगे आ जाएगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में देखते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट में देखते हैं कि इंपोर्ट में कौन कौन से टूल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। इंपोर्ट से अब क्या मुराद है बेसिकली, मैंने आपको याद होगा कि सीएमएस में हम लोगों ने ये देखा था कि एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि डाटा पोर्टेबल हो। डाटा पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए कि जो भी सीएमएस आप चूज करेंगे उसके अंदर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि डाटा पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, डाटा पोर्टेबिलिटी से मुराद क्या था कि जो भी आपका डाटा है, लाइक आपके पोस्ट हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, आपका कंटेंट है, आपके इमेजेस हैं, मीडिया है, तो वो सारा जो है वो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप उसको वहाँ उस प्लेटफॉर्म से निकाल भी सकें, और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट थी तो वहाँ से उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना डाटा ला भी सकें। ठीक है जी। तो अब हम वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो ये हमें बाय डिफॉल्ट जो है वो कुछ टूल्स देता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के। ठीक है, इंपोर्ट के टूल की अगर आप बात करें तो वो कहता है इफ यू हैव पोस्ट और कमेंट्स इन अनदर सिस्टम। ठीक है, आपके जो ब्लॉग्स हैं या आपके पोस्ट हैं या कमेंट्स हैं वो अगर किसी और में आप लाइक ब्लॉगिंग कर रहे थे और अब आप जो है वो चाहते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर उसको इंपोर्ट किया जाए, तो यहाँ पे आप जिसमें भी कर रहे थे आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। लाइक आप बड़ा फेमस जो है वो आपके पास टूल है ब्लॉगर फॉर द ब्लॉगिंग, आप ब्लॉगिंग के लिए इसको यूज करते हैं ब्लॉगर को। ठीक है, ये तो अगर आपने ब्लॉगर में आप अपने ब्लॉग्स वगैरह पहले लिखते रहे हैं और आप उसके अंदर आप जो है वो अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चला रहे थे, तो अब अगर आप चाहते हैं कि भाई वहां से मैं ब्लॉगर से जो है वो सारी की सारी चीजें ला के वर्डप्रेस के अंदर जो है वो रख दूं। ठीक है, पोस्ट, कमेंट्स, यूजर्स, सारी चीजें जो आपके पास ब्लॉगर के ब्लॉग में थी वो आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो वहां से आप एक्सपोर्ट करके इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके आप वो फाइल अपलोड करेंगे तो आपके जो ब्लॉगर से लाए हुए आर्टिकल्स होंगे उसके ऊपर जो इतने कमेंट्स होंगे, जो यूजर्स होंगे, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो है वो आके डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, विदाउट एनी कोई जो है वो आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने वहां से ब्लॉगर से आपने जा क्या करना है, आपने उनकी फाइल एक्सपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट करके इसको आपने यहाँ पे करना है इंस्टॉल। ठीक है जी, इंपोर्ट के टूल्स में आके आपको मिलेगा ब्लॉगर। ठीक है, बेसिकली तो ये जो भी मैंने आपको बताया था कि फंक्शनैलिटी आपने इंप्लीमेंट करनी है तो वो प्लगइन की सूरत में होती है, तो ये भी आपके सामने एक प्लगइन ही है। तो इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो एक प्लगइन आपके यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे रन इंपोर्टर आप करेंगे। ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो ये आपसे फाइल मांगेगा कि जी हमें फाइल दे दें जो आपने ब्लॉगर से एक्सपोर्ट की हुई है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जब फाइल अपलोड करेंगे और अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके जो वो फाइल पे जितनी भी ब्लॉग्स होंगे यानी कि आर्टिकल्स होंगे, जितने भी आपने ब्लॉग उस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे लिखे हुए होंगे, जो उन पे कमेंट्स आए होंगे या उसके अंदर यूजर्स वगैरह होंगे, सारे के सारे डाटा आपको यहाँ पे आके जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा विद 2 क्लिक्स। ठीक है, उसमें आपको कोई भी जो है वो इतना ज़्यादा जहमत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये डाटा पोर्टेबिलिटी का एक ऑप्शन जो है वो आपको वर्डप्रेस देता है कि आप डाटा यहाँ से निकाल के भी लेके जा सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डाटा यहाँ पे जो है वो ला के इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे ब्लॉगर से हो गया, उसके बाद आपके पास ये दूसरा टूल है कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर का। इसका मैं बता चुका हूँ कि जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज जो आपने बनाई हुई है ये उनको टैग्स में कन्वर्ट कर देता है और टैग्स जो होंगे उनको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देता है। कैटेगरीज और टैग्स का हम जो है वो शायद थोड़ा सा इंट्रो कर चुके हैं, नहीं कर सके अभी तक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैटेगरीज जो है वो आपके पास होती है कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, लाइक आपके पास कलेक्शन ऑफ ब्लॉग्स है तो आप उसको एक नाम दे देते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट ब्लॉग, आपके पास 10 ब्लॉग हैं, 10 आर्टिकल आपने लिखे और वो आपके रिलेटेड हैं एजुकेशन के, तो आपने एजुकेशन की एक मेन कैटेगरी बना देनी है। ठीक है, और उसके नीचे आपके पास जो वो 10 आर्टिकल होंगे वो आपके पास इन लिस्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया कि आपने एक कलेक्शन बनाया, एक ग्रुप बना दिया उनका और उसको आपने एक नाम दे दिया, तो वो नाम क्या कहलाएगा, कैटेगरी कहलाएगी। ठीक है जी, यानी कि एजुकेशन रिलेटेड थे या स्पोर्ट्स के रिलेटेड है या किसी भी चीज़ के या क्रिकेट के रिलेटेड है, तो अब क्रिकेट के रिलेटेड आपके पास 10 आर्टिकल थे, आपने वो 10 आर्टिकल को एक जगह पे इकट्ठा किया और उनको नाम दे दिया, क्या कर दिया, एक नाम, एक कैटेगरी दे दी, एक नाम दे दिया, एक ग्रुप बना दिया और उनको एक नाम दे दिया स्पोर्ट्स का या क्रिकेट का। ठीक है जी, तो वो आप एक समझे कि आपने एक कैटेगरी बना दिया, तो वो कैटेगरी आप उसको मूव करके जो है वो टैग में भी ले जा सकते हैं। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स बेसिकली जो है वो एक आपके पास ग्रुप का काम भी करते हैं कि डिफरेंट जो है वो
वर्डप्रेस के अंदर कि डिफरेंट, अगर आपने एक टैग जो है वो डिफरेंट ब्लॉग्स को, डिफरेंट आर्टिकल्स को लगाया हुआ है, तो वो आप अगर उस एक टैग का पेज बनाएंगे तो उसके अंडर भी वो सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो आ जाएंगे जो जिनमें वो टैग यूज हो रहा होगा। अदरवाइज जो टैग का कॉन्सेप्ट है, वो टैग क्या करते हैं, टैग बेसिकली आपका जो इंडिविजुअल ब्लॉग होता है, यानी कि जो आपका एक सिंगल आर्टिकल होता है, उसको जो है वो इनहेंस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके जो टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं उनको आप टैग्स के तौर पे यूज करते हैं, ताकि लोग अगर उनको सर्च करें तो उनको किस सर्च पे वो आप अपना आर्टिकल जो है वो दिखाना चाह रहे होते हैं। लाइक क्रिकेट है, अब क्रिकेट पे आप उसको दिखाना चाह रहे हैं तो आपने उसको क्रिकेट में डाल दिया। इसी तरह से आप उसके मजीद बता रहे हैं तो आप अगर कोई आपने लिखा है ऑस्ट्रेलिया पे लिखा है तो आपने ऑस्ट्रेलिया डाल दिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान पे लिखा है तो आपने वो टैग डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट टैग जो है वो आप यूज करते हैं टू इनहेंस या टू एक्सप्लेन योर सिंगल ब्लॉग। ठीक है, तो टैग यूज होते हैं आपके सिंगल ब्लॉग को मोर एक्सप्लेन करने के लिए कि किस क्या चीज़ के बारे में बात हो रही है। टारगेटेड कीवर्ड्स को आप टैग में डाल देते हैं, और कैटेगरीज क्या होती हैं उनको आप ग्रुप बना देते हैं। ठीक है जी, ग्रुप बना के जो नेम देते हैं उसको आप क्या देते हैं, कैटेगरीज। तो ये आपके पास होती हैं कैटेगरीज एंड टैग्स, और इन दोनों को आपस में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, कन्वर्टेबल है, कैटेगरीज को आप टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं और टैग को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस आपको एक टूल इस तरह का फराहम करता है। उसके बाद अगर हम आए तो और कौन कौन से टूल्स आपके पास इंपोर्ट के अवेलेबल हैं। लाइव जर्नल है, लाइव जर्नल भी इसी तरह से आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो आपका जिधर आप जो है वो अपना कंटेंट वगैरह या ब्लॉग वगैरह लिखते हैं तो वहां से आप यहाँ पे ला के जो है वो अपने जर्नल्स वगैरह जो है पब्लिश कर सकते हैं। इस तरह से मूवेबल टाइप एंड टाइप पैड है, वहां से भी आप पोस्ट एंड कमेंट्स वगैरह ला सकते हैं। मूवेबल टाइप और टाइप पैड ब्लॉग पे अगर आप ब्लॉगिंग करते थे तो वहां से भी एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। इस तरह से आरएसएस फीड है। ठीक है, आरएसएस फीड होती है कि आप अगर जो है वो जो हम कल सिंडिकेशन फीड के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आप वहां से किसी और वेबसाइट की जो है वो इंटीग्रेशन करके उनके जो है वो ब्लॉग्स वहां से उठा के यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो ला के इम्पोर्ट करवा सकते हैं। इसी तरह से टम्बलर है। ठीक है जी, टम्बलर पे अगर कोई जो है वो अपने आर्टिकल्स वगैरह, पोस्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह करता था पहले और अब वो वर्डप्रेस पे लाना चाहता है तो वो यहाँ पे भी इंपोर्ट करके, इंस्टॉल करके, रन इम्पोर्टर करके अपलोड कर सकता है फाइल। उसके बाद जी वर्डप्रेस है। तो वर्डप्रेस पे अगर आप पहले किसी और जगह पे अपना जो है वो करते थे, आ रहा हूँ आसान भाई, उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा, अगर आप वर्डप्रेस पे पहले जो है ब्लॉगिंग करते थे, ठीक है, लाइक आप जो है उस पर अपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आपने अपने पेजेस लिखे हुए हैं, उस पर जो है बनाए हुए हैं, कमेंट्स हैं उसके ऊपर, कस्टम फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, सारा कुछ बना हुआ है। तो अब अगर आप वर्डप्रेस से यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप किस तरह से लेके आएंगे। अच्छा, अब ये याद रहे कि यहाँ पे ये सिर्फ जो है वो हमें इंपोर्ट का जो टूल है ये आपको कह रहा है कि भाई आपके पास अगर पोस्ट और कमेंट्स है या पोस्ट पेजेस कमेंट्स वगैरह, यानी कि सिर्फ डाटा पोर्टेबिलिटी की मैंने बात की है, मैंने पूरी वेबसाइट की माइग्रेट करने की बात नहीं की। क्या आप कहें कि ये जी हमने यहाँ पे तो वर्डप्रेस की फाइल लाई है लेकिन हमारे तो वेबसाइट उस तरह की बनी नहीं है, तो भाई यहाँ से आपकी वेबसाइट सेम टू सेम माइग्रेट नहीं होगी। आपका सिर्फ कंटेंट डाटा जो है वो सिर्फ माइग्रेट होगा। ठीक है, अगर ये किस सूरत में पॉसिबल है, ये किस सूरत में काम आता है, ये उस सूरत में काम आता है जब आपके पास जो है वो आपने कोई एक नई वेबसाइट बनाई है। ठीक है, आपने जो है वो सिर्फ मतलब कोई नया थीम बनाया है, नया डिजाइन बनाया है और डाटा आप पुरानी वेबसाइट से लेके आना चाह रहे हैं, तो वहां से आप डाटा ला के यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसमें डिजाइन का कोई भी पार्ट नहीं है, वेबसाइट माइग्रेट नहीं होगी, डिजाइन नहीं आ रहा, थीम इसके अंदर नहीं आ रहे, प्लगइन्स नहीं आ रहे, फंक्शनैलिटी नहीं आ रही, सिर्फ डाटा आ रहा है। ठीक है, ओनली डाटा आ रहा है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या इंक्लूड है, पोस्ट है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, कस्टम फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं एंड टैग्स हैं। ठीक है, ये सारी फाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये चीजें जो है वो आप डाटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। जो वेबसाइट माइग्रेशन का है वो एक बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस है, उसके अंदर आप जाएंगे, सारी ज़्यादा ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, डिपेंड करता है ना, ज़्यादा यूज़ होती है या नहीं होती है, तो डिपेंड करता है कि किसी की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये उसी वक्त यूज़ होगा टूल इंपोर्ट का जब आपने सिर्फ डाटा लेके आना है। लाइक आपने यहाँ पे नया डिज़ाइन किया वेबसाइट का, आप कहना है कि मैंने डिज़ाइन नया करना है, आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे नया डिज़ाइन चाहिए लेकिन मेरा जो डाटा पुराना पड़ा है ना वो सारे का सारा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो आप ज़ाहिर है पहले नया डिज़ाइन करेंगे फिर आप डाटा उठा के ले आएंगे सारे का सारा, तो उस सूरत में आप यहाँ से जो है वो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास इंपोर्ट का डिफरेंट जो है वो टूल्स आपको वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे आपके पास है तो आप इनको इंस्टॉल कर लें तो एज प्लगइन इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन अगर इनके अलावा भी आपके किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आपका डाटा पड़ा था और आप चाहते हैं कि वहां से इंपोर्ट करें तो आप प्लगइन्स के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं, जो उन्होंने लिखा होगा कि इफ द इंपोर्टर यू नीड इज नॉट टेस्टेड, तो आप प्लगइन डायरेक्टरी में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि वो प्लगइन डायरेक्टरी में जाहिर है ये तो सिर्फ कुछ थोड़े से जो है वो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट करके आपको दिखा दिए हैं जिनको आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट के थ्रू जरिए जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा जो है बेबहा प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल हैं फ्री के अंदर, तो वो जो आपका प्लेटफॉर्म है अगर वो यहाँ पे लिस्ट नहीं है
तो वो आप प्लगइन्स में जाके जो है वो देख सकेंगे प्लगइन के अंदर, उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो प्लगइन्स वहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे। जो भी आपका प्लेटफॉर्म होगा, उम्मीद है कि वहाँ पे उसका जो है वो प्लगइन बना हुआ पड़ा होगा। उसके बाद आप आ रहे हैं एक्सपोर्ट पे। अब एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट बेसिकली ये है कि आपका जो डाटा है, जो आपने अभी तक सारा इस पे किया हुआ है, लाइक आपकी पोस्ट है, कमेंट्स हैं, आपके जो पेजेस हैं, सारा कुछ है, तो वो आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, अब यहाँ पे आप एक्सपोर्ट आ गया, तो आप चूज व्हाट टू एक्सपोर्ट, ऑल कंटेंट करना है आपने, या सिर्फ पोस्ट करनी है, या पेजेस करना है, या मीडिया करना है। तो पोस्ट पे भी आप बता सकते हैं जी फलां कैटेगरीज की पोस्ट सिर्फ चाहिए, या सिर्फ फलां ऑथर की चाहिए, जो एक यूजर है सिर्फ उसकी चाहिए, या डेट्स वाइज बता सकते हैं कि फलां डेट से यहाँ फलां तक चाहिए, या स्टेटस बता सकते हैं कि पब्लिक चाहिए, या स्केड्यूल चाहिए, या ड्राफ्ट चाहिए, कौन सी चाहिए। तो वो आप जो है वो पोस्ट भी कर सकते हैं, पेजेस भी कर सकते हैं, और मीडिया भी कर सकते हैं सेपरेटली, या आप ऑल कंटेंट भी चाहे तो उसको जो है वो इसकी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से हम जो है वो अगर इसकी डाउनलोड करें एक्सपोर्ट फाइल, ठीक है, तो ये आपका पूरे का पूरा डाटा पोर्टेबिलिटी जो है वो आपके, जो मैंने बताया था कि एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो वो इस पर पूरा उतरता है कि डाटा पोर्टेबल है, यानी कि यहाँ से निकाला भी जा सकता है और यहाँ पे इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सएमएल फाइल जो है आपके पास डाउनलोड हो गई है। तो अब यहाँ पे जाके हम जो है वो कोई पोस्ट वगैरह डिलीट कर देते हैं, और फिर हम जो है वो इसको यहाँ पे इस वाली को हम डालते हैं ट्रैश में। स्लो चल रहा है, डोंट नो व्हाई, हालांकि चल लोकल होस्ट पे रहा है तो इतना स्लो तो नहीं होना चाहिए। खैर, इसको हम मुकम्मल डिलीट करेंगे, ट्रैश के बाद हम इसको डिलीट परमानेंटली करेंगे, और देन हम पेजेस भी डिलीट कर देते हैं। ये वाले हम दोनों पेजेस जो है वो इनको डिलीट कर देते हैं। अब ये हम उसके अंदर डाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी। वो जो हमने फाइल एक्सएमएल थी उसके अंदर हमारे ये पेजेस भी थे, और उसके अंदर हमारा ये पोस्ट भी थी। तो अब अगर जो है वो हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से टूल्स के अंदर, और इंपोर्ट के अंदर मैं आता हूँ, तो अब मेरे पास वर्डप्रेस की फाइल, समझे कि मैं पुरानी वेबसाइट से ले आया हूँ जिसके अंदर दो मेरे पास आर्टिकल्स, दो पेज थे और एक मेरे पास पोस्ट थी। तो मैं यहाँ पे आके रन इंपोर्टर करता हूँ, और वो वाली फाइल मैं इसको दूंगा, एक्सएमएल फाइल, ताकि मेरा कंटेंट जो है वो यहाँ पे ला के रखे। तो अब हम देखते हैं कि वो ला के लेके आता है या नहीं लेके आता। ठीक है जी। तो ये आपके पास फाइल थी वर्डप्रेस की, इसको हमने यहाँ पे जो है वो हम ओपन करते हैं। तो ये फाइल यहाँ पे आ गई, और हम इसको अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट करते हैं। तो देखते हैं जी कि आपकी फाइल यहाँ पे जो है वो डाटा जो है वो लेके आती है या नहीं लेके। तो पूछ रहा है जी कि इंपोर्ट ऑथर, ये आपने इंपोर्ट करना है, क्रिएट यूजर इसका नाम करना है, या अब जो उसने पोस्ट की हुई थी पिछली वेबसाइट पे इस यूजर ने, वो आपने इस किसी अपने यूजर को साइन करनी है। तो हम यहाँ पे इसको साइन कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से, उसके बाद इंपोर्ट अटैचमेंट है कि आपने जो फाइल को अगर अटैचमेंट हुई हुई है तो आपने इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट हमने किया तो वो कहता है जी नेविगेशन मेन्यू जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, और जो मीडिया है, जो इमेज है, वो भी ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये दोनों चीज़ें हमने इंपोर्ट नहीं की, बाकी हमने जो है वो कर दिया है। ऑल डन, हैव फन। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा से पेजेस पे, हम देखते हैं कि क्या पेजेस हमारे आए हैं। तो देख सकते हैं आपके आपके पेजेस जो है वो वापस आ गए हैं, और पोस्ट आपकी वो भी वापस आ गई होगी। तो ये देखें। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो पूरे का पूरा डाटा जो है वो, अपने सिर्फ डाटा की बात कर रहा हूँ, इमेजेस, मेन्यू, आपका पोस्ट, आपके पेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कोई कस्टम फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं, कोई टैग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पे आप इस फाइल के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट करा सकते हैं, और फिर वहाँ पे जाके इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। क्लियर हो गया जी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा की सिर्फ बात की, ये याद जहन में रखिएगा, कोई डिज़ाइन की मैंने बात नहीं की, थीम्स की, फंक्शनैलिटी की, किसी चीज़ की बात नहीं की, सिर्फ डाटा की बात की है जो आपका कंटेंट है। बता दें एक दफ़ा काइंडली सारे। ओके जी। उसके बाद हम आ जाते हैं साइट हेल्थ पे। यहाँ पे अब आपको आपकी वेबसाइट की जो हेल्थ है वो आपको यहाँ पे बताई जाती है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई इश्यूज हैं, कोई रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स हैं, कोई क्रिटिकल इश्यूज हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे जो है वो आप आके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट की हेल्थ बताएगा, रिजल्ट्स आर स्टिल लोडिंग, यहाँ पे आपको बता देगा जी कि आपने इसको इम्प्रूव करना है, या ये कोई अपनी असल अच्छी हालत में है या किस हालत में है, वो आपको यहाँ पे जो है वो रिजल्ट ये शो करवा देगा। उसके बाद ये नीचे आपको जो है वो कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताएगा,
अभी इस वक्त ये बता रहा है कि 3 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स हैं, लेकिन जैसे ये रिजल्ट्स लोड होंगे तो कुछ और भी आपको बता देगा। तो अभी इस वक्त आपको बता रहा है जी कि ये 3 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि अब 4 हो गई हैं। तो जैसे जैसे रिजल्ट्स जो है वो लोड होते जा रहे हैं तो ये आपको साथ साथ बताते रहेगा कि फलां फलां आपका जो है मसला, ये देखें। अब उसने कहा है कि ये शुड बी इम्प्रूव, साइट हेल्थ जो है उसका स्टेटस आपके पास क्या आ गया है, शुड बी इम्प्रूव। ठीक है जी, एक क्रिटिकल इशू उसने बताया है और 4 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स बताई हैं। एक क्रिटिकल इशू क्या है जी कि पेज कैशे इज नॉट डिटेक्टेड एंड द सर्विस रिस्पांस टाइम इज स्लो। ठीक है कि पेज कैशे आपके पास जो है वो होनी चाहिए थी, सर्विस का रिस्पांस टाइम जो है वो स्लो है। तो ये परफॉर्मेंस का इशू है, इसको आपको जो है रिजॉल्व करना है। तो इसको आप जो है वो किस तरह से करेंगे, कैशे का कोई प्लगइन वगैरह जो है वो कर लेंगे तो आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 4 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स बताई हैं, 3 सिक्योरिटी के मसले हैं और एक जो है परफॉर्मेंस का इशू है। सिक्योरिटी का क्या है कि आपके पास जो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं उनको आप रिमूव कर दें, उनका पड़ा होना नहीं चाहिए। तो वो आपको ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे इनएक्टिव प्लगइन्स हैं, तो यहाँ पे योर साइट हैज 1 प्लगइन वेटिंग टू बी अपडेटेड और 2 इनएक्टिव प्लगइन्स हैं। तो ज़रा मेहरबानी करके इनको जो है वो सही कर लें, जो अपडेट होना है उसको अपडेट करें और जो रिमूव इनएक्टिव होना है उसको इनएक्टिव कर दें, ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें। उसी तरह से इनएक्टिव कुछ थीम्स हैं तो उनको भी वो कहता है कि जी 3 इंस्टॉल्ड थीम्स हैं आपके पास, दे आर ऑल अप टू डेट, 2 इनएक्टिव थीम्स हैं अदर देन 2024, ये आपका एक्टिव थीम है, इसके अलावा जो थीम्स हैं उनको आप जाके जी वो कर दें, रिमूव कर दें। उसके बाद ये 1 और मोर रिकमेंडेड मॉड्यूल्स आर मिसिंग। परफॉर्मेंस का एक और इशू है कि ये जो कुछ मॉड्यूल्स हैं इमेजिक और इंटेल, ये दोनों इंस्टॉल्ड नहीं है और डिसेबल्ड भी हैं। देखा तो इनको इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये आपका जो है वो होस्टिंग का इशू है, तो ये जब आप लाइव होस्टिंग पे काम करेंगे तो ये इशू नहीं आएगा। अदरवाइज आप ये मॉड्यूल जो है वो ऑन भी कर सकते हैं जाके अपनी होस्टिंग में, लेकिन लोकल होस्ट पे ये आपके मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल नहीं होते और डिसेबल होते हैं। उसके बाद आपको बताया कि योर वेबसाइट डज नॉट यूज HTTPS, ये आपका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लॉक नहीं लगा हुआ, तो ये जो कनेक्शन है इज नॉट सिक्योर। तो इसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा, SSL सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन हम चूंकि लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं इस वजह से ये वाला इशू है। लाइव वेबसाइट पे ये वाला इशू नहीं होना चाहिए, इसको आपको रिजॉल्व करना होगा, चाहे SSL आपको परचेज करना पड़ता है या अपनी होस्टिंग से बात करके SSL इंटीग्रेट करवाना है, लेकिन SSL इंटीग्रेट होना चाहिए। तो इस तरह से साइट हेल्थ पे आपको ये टूल में मिल जाती है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको साइट के हेल्थ का स्टेटस भी शो हो जाएगा और इसमें जो इश्यूज हैं वो भी आपको ये बता देगा। सर कैन यू गिव इन्फो अबाउट चाइल्ड थीम पे भी बात कर लेते हैं जी, पहले जो चीज़ हो रही है उस पर तो कर लें। जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये जो सिक्योरिटी जो SSL सर्टिफिकेट है लोकल पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? लोकल पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मतलब लोकल पे अब मैं क्योंकि मैंने सर आपसे कल परसों बात की थी कि सर फॉर एग्जांपल मेरे 3 नेट कंप्यूटर हैं, एक ही जगह हम्म पे मैंने किया है, तो मैंने लोकल पे ही उसको किया हुआ है ताकि बाकी 2 सिस्टम भी एक्सेस कर सके। तो हम्म उसके ऊपर भी मैं इसको कोई सिक्योर ऐसे HTTPS कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? HTTPS नहीं होगा। HTTPS जो है वो आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वो आपके पास लाइव पे ही चलेगा, लोकल होस्ट पे वो नहीं चलेगा। लोकल होस्ट पे आपके पास सिर्फ ये लोकल होस्ट ही चलेगा और ये अनसिक्योर ही होगा। सिक्योर करने के लिए आपको जो है वो HTTPS पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो आपके पास फिर लाइव पे चलेगा, लोकल होस्ट पे नहीं चलेगा वो, जहां तक मेरा नॉलेज है। अच्छा, उसके बाद जी साइट हेल्थ के स्टेटस की बात करें, यहाँ पे आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाती है, जो आप इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं वो आपको मिल जाता है। देन आपको जो है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इन्फो, साइट हेल्थ की इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको साइट हेल्थ की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका जो है वो वर्डप्रेस किस वर्जन पे चल रहा है, कौन सी साइट लैंग्वेज है, यूजर की लैंग्वेज कौन सी है, टाइम जोन क्या है, होम यूआरएल क्या है, साइट यूआरएल क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। डायरेक्टरीज क्या है, उनके साइजेस क्या है, ठीक है जी, डाटाबेस का साइज क्या है, इंस्टॉलेशन साइज क्या है, प्लगइन्स का डायरेक्टरी साइज क्या है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। एक्टिव थीम आपका कौन सा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इनएक्टिव थीम्स कौन से हैं, इस तरह से एक्टिव प्लगइन कौन से हैं, इनएक्टिव प्लगइन कौन से हैं, मीडिया हैंडलिंग किस तरह से हो रही है, सर्वर है, डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर नेम क्या है, होस्ट क्या है, ठीक है जी, नेम क्या है, टेबल प्रीफिक्स क्या है, इस तरह से वर्डप्रेस कॉन्स्टेंट्स हैं, WP, ये वाले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो आपके पास ये दीज सेटिंग्स ऑल्टर वेयर एंड हाउ पार्ट्स ऑफ वर्डप्रेस आर लोडेड। अच्छा जी, उसके बाद फाइल सिस्टम परमिशन है कि कौन कौन सी डायरेक्टरीज को आपने कौन कौन सी परमिशन दी हुई है। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी जो वेबसाइट की हेल्थ है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। साइट हेल्थ के टूल के अंदर पूरी वेबसाइट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा किस चीज़ का वर्जन है और कौन सी चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। जी उस्मान। सर अभी आपने एक बताया था कि इसमें जैसे हम इसको साइट हेल्थ की चेक करते हैं तो वो हमें बताता है यार ये चीजें अपडेट होने की जरूरत है।
तो हम ये ऑटो अपडेट या ये जो चीज होती है, आपने शुरू में बताया था कि ऑटो अपडेट को आप डिसेबल कर सकते हैं, हम्म। तो हम अगर डिसेबल भी किया हुआ है, फिर भी हमें बता रहा है कि इसको आपको अपडेट करने की जरूरत है। और हाँ एक जो जी। है कि हम इसको इन डिसेबल कहाँ से कर सकते हैं कि ऑटो अपडेट जो है डिसेबल हो जाए, ये भी सर जरा दोबारा बता दीजिए। अच्छा, वहां पे ये जो है इसका आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको जो है वो अपडेट्स को डिसेबल कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप जब अपडेट्स के अंदर आते हैं ये आपको बताएगा जरूर, लेकिन खुद से अपडेट नहीं कर देगा। ठीक है, जब अगर आपने जो है वो यहाँ पे आप देखें कि ये साइट इज ऑटोमेटिकली कप्ड अप टू डेट विद ईच न्यू वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, तो आप यहाँ पे जो है वो इसको स्विच भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं ऑटोमेटिक अपडेट्स अगर आपने नहीं की हुई होंगी तो। अच्छा, दूसरा ये है कि ये आपको बताएगा कि जी फलां प्लगइन है, इसकी आपके पास इसकी अपडेट आई हुई है, अगर आपने अपडेट्स ऑटो ऑफ की होगी। अदरवाइज अगर आपने ऑफ नहीं की होगी तो फिर ये क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली अपडेट खुद ब खुद कर देगा आपको बताए बगैर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके जो है वो इसको ऑटोमेटिक अपडेट इनेबल भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आके जो है वो आपको अगर ऑफ होंगी तो ये आपको बताएगा जी कि आपका ये फलां प्लगइन है, इसको आप अपडेट कर ले। मैंने इस वजह से कहा था कि आप उसको जो है वो मैनुअली अपडेट किया करें, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि जब अपडेट आती है तो उसके अंदर कुछ बग्स होते हैं, चाहे वर्डप्रेस के वर्जन की आए, चाहे आपके पास जो है कोई प्लगइन्स हैं उनकी आती हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो बग्स होते हैं। जब वो उनकी अपडेट आती है तो फिर जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगले उसमें जो है वो बग्स निकालते हैं, फिर उसमें अगले निकालते हैं। तो फिर कभी कभार ये होता है कि जब आप उसको अपडेट करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो खराब हो जाती है। तो बेहतर ये है कि आपको वो ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो जाए, बल्कि आपने जब अपडेट करनी है चीज़ें तो आपने उससे पहले जो है वो बैकअप ले लेना। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपने चीज़ें जो है वो अपडेट करनी है तो उसमें आप लोगों ने पहले बैकअप लेके उसके बाद चीज़ें फिर जो है वो अपडेट करनी है, ताकि अगर कोई मसला मसाइल आए तो एटलीस्ट आपके पास जो है बैकअप पड़ा हो। अच्छा जी, तो ये आपके पास साइट की हेल्थ आ गई और साथ में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी शो होगी कौन कौन से वर्जन वगैरह जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाए जी एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा पे, तो ये आपको जो है वो यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कि पर्सनल डाटा भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे हमने वेबसाइट का डाटा पूरे का एक्सपोर्ट किया है, इसी तरह से पर्सनल डाटा भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पर्सनल डाटा यानी कि एक यूजर का डाटा, एक इंडिविजुअल यूजर का डाटा, कि उस यूजर ने, उस यूजर की प्रोफाइल, उस यूजर ने जितने जो है ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं, जितने पेज वगैरह पब्लिश किए हैं, तो वो सारा उसका डाटा होगा। जिस तरह से हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जो हमने जिस तरह से पोस्ट देखी थी, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा था कि ये किस यूजर ने की है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे पेजेस हैं तो ये शो हो रहा होगा किस यूजर ने बनाया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट ऐसी भी हो सकती है कि आपने डिफरेंट यूजर उस पर रजिस्टर होकर अपने ब्लॉग्स जो है वो यहाँ पे आगे पब्लिश कर रहे हो। तो अगर बाद में वो कहता है कि आप, मैं अपनी वेबसाइट पे मूव होना चाह रहा हूँ, काइंडली आप जो है मुझे मेरा डाटा जो है वो निकाल दिया दें, ये देखें यहाँ पे पेज है। तो यहाँ पे जो है वो टूल्स में एक्सपोर्ट किया जा सकता है पर्सनल डाटा। यहाँ पे आगे आप उस यूजर का यूजर नेम लिखेंगे या ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो उसको सेंड हो जाएगी पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कंफर्मेशन ईमेल। ठीक है, तो वो उसका डाटा जो है वो यहाँ से फिर क्या होगा कि एक्सपोर्ट हो जाएगा पर्सनल डाटा, जितना उसने, उस यूजर ने जो है वो कंटेंट वगैरह लिखा हुआ होगा। क्लियर है जी। उसके बाद अरेज भी करा सकता है, वो कहता है नहीं मैं आपको प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहा हूँ, काइंडली आप जो है वो अरेज करते हैं, या आप खुद अरेज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है वो उसकी ईमेल वगैरह देंगे, सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, तो उसका जो सारे का सारा डाटा है वो क्या हो जाएगा, अरेज हो जाएगा। ठीक हो गया, एक्सपोर्ट भी हो सकता है यानी कि डाउनलोड हो सकता है, ताकि अगर वो मूव करना चाह रहा है अपनी वेबसाइट पे तो वो उस पर जा सके। अदरवाइज अरेज भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट से जो है वो डिलीट हो सकता है, वो आपको छोड़ के चला गया है तो आप डिलीट करते हैं ताकि आपका जो है वो ज़्यादातर उसमें जो है वो मसला ना हो, लोड ना पड़े। उसके बाद आपके पास थीम फाइल एडिटर और प्लगइन फाइल एडिटर है। ये पहले आपके पास कुछ अर्सा, मतलब पहले आपके पास जो है वो टूल्स में होते हैं, लेकिन अगर कोई और प्लगइन आप जो आपका ये बाय डिफॉल्ट थीम है उसके अंदर आपके पास ये तो शो हो रहे होते हैं, थीम फाइल एडिटर और प्लगइन फाइल एडिटर। और अगर आप इनको जो है वो चेंज, जब कोई थीम चेंज करते हैं तो फिर आपके पास ये जो है वो अपीयरेंस के अंदर भी आ जाते हैं। तो अगर ये यहाँ से गायब हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, अपीयरेंस में देख लीजिएगा। जी उस्मान। सर आपने कहा पर्सनल जो डाटा है एक्सपोर्ट और इरेज में ये सिर्फ यूजर का डाटा होता है, मतलब कि किसने क्या बनाया था और क्या पेजेस नहीं डिलीट होंगे, पोस्ट डिलीट नहीं होगी, सिर्फ उसकी लॉग डिलीट होगी कि किसने बनाया है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप रेज करेंगे उसका पर्सनल डाटा तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, मतलब उसके पेजेस जो बने उसके हैं, पेजेस पोस्ट भी हैं, सब और डिलीट उसके हो जाएंगे। पोस्ट भी, सारा कुछ डाटा। तो यस। ये वेबसाइट खराब नहीं हो जाएगी सर? नहीं, वो तो आप देखें ना, डिपेंड, पोस्ट डिलीट होने से वेबसाइट क्या क्या ताल्लुक है, डिजाइन खराब नहीं होगा। ठीक है, पेज अगर उसने बनाया, उसको आपने एक्सेस दी हुई थी पेज की,
तो फिर जब जी जी आप उसको जो है वो, पहली बात तो ये है कि आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, आप उसका यूजर चेंज कर देंगे अगर कुछ ऐसा सीन है तो। डिलीट इन केस उसमें होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वेबसाइट कोई ऐसी है कि जिसके ऊपर डिफरेंट यूजर्स आके अपने ब्लॉग्स या आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो फिर उस सूरत में जब वो एक चीज छोड़ के चला गया एक बंदा, अब वो अपने इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, वो कह रहा है जी आप मुझे एक्सपोर्ट करके दे दें, तो फिर आपने उसका लोड यहाँ पे नहीं रखना, फिर आप उसको उस सूरत में डिलीट करेंगे। ओके। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं जी मेरा यहाँ पे जो पेजेस हैं ये डिलीट हो जाएंगे, मेन पेजेस हैं वो उस यूजर के हैं, तो फिर आप उसका ऑथर नेम चेंज कर देंगे, बजाय इसके कि आप उसका जो है वो डाटा डिलीट करें और आपकी वेबसाइट खराब हो। अगर ऐसा कोई आपको शक शुबा होगा तो फिर आप उसकी पोस्ट या पेजेस का जो वो ऑथर नेम है वो ही चेंज करके अपना जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, अपना रख देंगे, और फिर आप उस सूरत में डिलीट नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपको मिल जाते हैं थीम फाइल एडिटर और प्लगइन फाइल एडिटर। थीम फाइल एडिटर क्या करता है और प्लगइन फाइल एडिटर क्या करता है? ये बेसिकली आपको कोड की एक्सेस देते हैं कि जो भी आपका थीम होता है उसके अंदर जो आपके पास फाइल्स होती हैं, ठीक है, थीम की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आपके पास एक्सेसिबल होती हैं, तो आप यहाँ पे जाके उनको जो है वो उनका कोड एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनको तब ही छेड़िएगा सिर्फ कि अगर इफ़ यू नो हाउ टू चेंज, हाउ टू एडिट, ठीक है, पीएचपी वर्डप्रेस में जो है वो, अगर आप पीएचपी को जानते हैं कि वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म करती है, किस तरह से जो है उसमें कोड किया जाता है, तो फिर ही आप इसको छेड़िएगा, अदरवाइज जो है वो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप अपना थीम भी और ऐप प्लगइन वगैरह भी जो है वो खराब कर बैठेंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि अभी इस वक्त जो है वो जो आपका एक्टिव थीम है 2024 उसका ओपन हुआ हुआ है। अगर आप किसी और थीम को जो है वो चेंज करना चाहते हैं 2023 को या 2022, ये तीन आपके पास थीम इस वक्त इंस्टॉल्ड है, तो अगर आप इनमें से उनकी फाइल जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करें तो उसकी फाइल जो है आपके सामने यहाँ पे लोड होके आ जाएंगी। अभी उसकी स्टाइल शीट आ गई है, देन उसके पार्ट्स हैं डिफरेंट, उसके पास टेम्पलेट्स हैं, स्टाइल्स हैं, और उसके बाद एसेट्स हैं और पैटर्न्स हैं, और यहाँ पे डिफरेंट सारी जो है फाइल्स हैं। तो आप कोई भी चीज़ अगर जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, हेडर डॉट एचटीएमएल की उसकी फाइल है, उसमें जाके अगर आप कोई चेंज, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जाके कर सकते हैं। तो ये कोडिंग की चीज़ें अगर आप लोग जो है वो जानते हैं तो आप इसके अंदर जाके जो है वो थीम की फाइल्स को एक्सेस यहाँ पे जाके कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। एचटीएमएल चीज़ें आती है तो नहीं जी, एचटीएमएल चीज़ें आती है तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एचटीएमएल सीसेस अगर आपको आती है तो आपको मैं बता दूंगा कि सीसेस आपने कहाँ पे लगानी है। यहाँ पे ना ही आए तो बेहतर है, ठीक है जी। यहाँ पे आप जो है वो कुछ चीज़ खराब कर बैठेंगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो अच्छे थीम्स होते हैं उनके अंदर पीएचपी के अंदर हुई होती है, तो वो आपकी चीज़ें जो है वो खराब हो जाएंगी। अगर पीएचपी का आइडिया है तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर रहने दें। गूगल टैग मैनेजर का कोड यहाँ से पेस्ट होगा, आप कर सकते हैं यहाँ पे आके हेड ढूंढ के उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर मैं फिर भी कहूँगा कि नहीं है, इन फाइल्स को ना करें। बेहतर ये है कि आप कोई जो है वो उसका प्लगइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके करें अगर आप नहीं जानते। तो अगर आप जानते हैं कोड वगैरह कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप यहाँ पे आके जो इसका मेन है, अब जैसा सी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है जहाँ पे आपका हेड पड़ा होगा, बेसिकली जो कोड है वो हेड के अंदर पेस्ट होता है, गूगल टैग्स मैनेजर का है या किसी भी चीज़ का है, तो आपको यहाँ पे आके जो है वो हेड ढूंढना पड़ेगा, और अगर आपने हेड ढूंढ लिया तो फिर आप जाके जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। अब हर थीम की जो है वो हेड की जो वो है लोकेशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है, किसी का हेडर के अंदर होगा, किसी का किसी चीज़ के अंदर होगा, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास प्लगइन फाइल एडिटर है। अथेंटिक ज़्यादा प्लग इंस्टॉल करने से वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादा प्लग इंस्टॉल करने से वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है। अच्छा, तो ये आपके पास जी प्लगइन फाइल एडिटर है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्लगइन्स जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे जो आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है। ब्लॉगर इंपोर्टर है, वर्डप्रेस इंपोर्टर है, हेलो डॉली है, जो भी है। अब ये वर्डप्रेस इंपोर्टर है, इसको आपने अगर चेंज करना है, इसकी कोई फंक्शनैलिटी आप चाह अगर आपको आती है, पीएचपी दोबारा कहूँगा, तो और इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर आप लोगों ने जो है वो आके कुछ चेंज परफॉर्म करना है, ठीक है। इसके सिर्फ पीएचपी नहीं आनी चाहिए, पीएचपी वो आनी चाहिए जो वर्डप्रेस के अंदर यूज हो रही है, यानी कि डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट हुक्स एंड डिफरेंट फंक्शन यूज हो रहे होते हैं। तो अगर आपको हुक्स एंड क्लासेस एंड फंक्शन का जो है वो आइडिया है कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरह से यूज हो रही है, देन आप आगे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है वो फिर आप अवॉइड करें। तो यहाँ पे आगे जो है वो अगर आप इनकी को फाइल एडिट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली प्लगइन फाइल एडिटर और थीम फाइल एडिटर के अंदर थीम्स की और प्लगइन्स की जो फाइल्स हैं उन तक आपको जो है वो एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो आप ज्यादा प्लगइन वाला पूछ रहे हैं इसलिए मैंने आपको दिखाया था ये साइट हेल्थ, तो उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि भाई जो इनएक्टिव है उसको काइंडली आप जो है वो डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही रखे जाते हैं
प्लगइन जो आपकी ज़रूरत के होते हैं, जो ज़रूरत के नहीं है उनको आप फ़ौरन जो है वो डिलीट कर देते हैं, और एक काम के लिए एक ही प्लगइन यूज़ करना है। ये भी याद रखिएगा, ये ना हो कि कैशे का एक प्लगइन है तो आपने जो है वो चार चार कैशे के लिए जो है वो प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हों, तो इस तरह से जो है वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर होने के बजाय बल्कि ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो ये आपके पास जो डिफरेंट टूल्स जो है वो अवेलेबल थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इनके अंदर कोई मसला मसाइल है इन टूल्स के अंदर तो बताएं, फिर हम आगे यूजर्स की तरफ मूव करेंगे। यार ये तो नहीं कुछ कहा जा सकता कि कितने प्लगइन यूज करना एक हेल्दी प्रैक्टिस है, डिपेंड करता है ये तो वेबसाइट की कम्प्लेक्सिटी पे और फंक्शनैलिटी पे। लेकिन बस ये कहा जा सकता है कि जितने कम प्लगइन आप यूज करें उतना ज़्यादा बेहतर है। बस सिर्फ वही प्लगइन यूज करें जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप जो है वो किसी से मतलब किसी मैनुअली कर सकते हैं या कोई चीज़ जो है वो खुद परफॉर्म कर सकते हैं तो बेहतर है कि उसके लिए प्लगइन यूज़ ना करें। ठीक है, प्लगइन बस उस सूरत में यूज़ करें जब आपको लगे कि आप जो है इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके बगैर जो है वो काम नहीं चलता, तो उस सूरत में जो है वो आपको चाहिए कि आप प्लगइन जो है वो यूज़ करें, अदरवाइज ना करें। और जैसे ही कोई इनएक्टिव किया हो प्लगइन तो उसको आप फौरन से डिलीट कर दें, अपनी वेबसाइट पर ना रखें। कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एनालिटिक्स के लिए आप चाहें तो प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, मॉन्स्टर इनसाइट है, डिफरेंट प्लगइन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स पे अभी ना आए कि प्लगइन्स कहाँ से डिलीट होते हैं, कौन से प्लगइन यूज़ करने हैं, जब हम प्लगइन पे आएंगे तब हम देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। एक फुल फ्लैज डेटाबेस सिस्टम इस पर बन सकता है, बन सर सब कुछ सकता है, डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो उसकी फंक्शनैलिटीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनके रिलेटेड कितने प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और कितनी जो है वो फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट उस पर हो सकती है। कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस वर्डप्रेस की आ जाती हैं, अगर कभी जो है वो क्योंकि लिमिटेशन इन सेंस इस तरह से आ जाती है कि क्योंकि अगर कोई कोडिंग नहीं जानता तो कोडिंग अगर कोई जानता है तो फिर हर चीज़ इंप्लीमेंट की जा सकती है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो उसके लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं कि वहाँ पे आकर ब्रेक लग जाती है, जबकि प्लगइन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो अवेलेबल नहीं होता। अगर कोई प्लगइन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो अगर अवेलेबल हो तो फिर मसला मसाइल नहीं होता। लेकिन अगर कोई अवेलेबल ना हो तो फिर जो है वो आपका वहाँ पे आके आप ये कह देते हैं कि भाई ये वर्डप्रेस की लिमिटेशन है, ये इसके अंदर नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम आगे आ रहे हैं यूजर्स पे। टूल्स क्लियर है, टूल्स में तो कोई मसला मसाइल नहीं, सिर्फ टूल्स की बात करें, प्लगइन्स वगैरह को छोड़ें, टूल्स की बात करें। टूल्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें तो वो तो क्लियर है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, कोई मसला मसाइल बता दें एक दफ़ा। अच्छा जी, चलें अब हम यहाँ पे यूजर्स में आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे आपको यूजर्स मिलता है, ऑल यूजर, यानी कि जितने भी आपकी वेबसाइट पे यूजर्स होंगे वो आपके जो है वो एडमिन भी हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है और रैंडम यूजर भी हो सकते हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट को मेंबरशिप के लिए ओपन रखा हुआ, आपके जो है वो कोई अगर आपकी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट है तो वो जो है वो स्टूडेंट्स भी आपकी कुछ हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, या टीचर्स हो सकते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगा वो यहाँ पे आपको ऑल यूजर में शो होगा। ठीक है, उसका डाटा यहाँ पे आपको शो होगा। इस तरह से ये जो है वो यूजर शो होता है। अब ये यूजर है, साथ में प्रोफाइल पिक्चर है, नेम उसका होगा तो वो यहाँ पे शो होगा, ईमेल है, रोल उसका एडमिनिस्ट्रेटर है और यहाँ पे एक जो है वो उसकी पोस्ट है। तो इसको अगर आप ये एडिट करेंगे तो ये आपको ले जाएगा प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से भी जाके क्लिक करें तो ये आपको प्रोफाइल के ऊपर ले जाता है। यहाँ पे जाके आप अपने नाम पे क्लिक कर लें, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें या अपने इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, कहीं पे भी क्लिक करें तो ये आपको प्रोफाइल पे ले जाता है। और अगर यूज़र खोल के भी क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रोफाइल पे जो है वो ले आएगा। तो ये प्रोफाइल सबको अवेलेबल होगी, जितने भी यूजर्स हैं उनके पास ये प्रोफाइल जो अवेलेबल होगी वो इसके अंदर जाके जो है वो चेंज परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अभी हम देख लेते हैं। पहले हम यूज़र क्रिएट करते हैं कि यूज़र क्रिएट हमारा किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड न्यू यूज़र का, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है ऐड न्यू यूज़र का, और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक शॉर्टकट भी है कि ऐड न्यू यूज़र का। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे एक ही जगह पे जो है वो जाएगा, ये वाला आपके पास टैब ओपन हो जाएगा ऐड न्यू यूज़र का, और यहाँ पे आके आप यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो एक यूज़र नेम जो है वो आप यहाँ पे आपको रखना होगा उस यूज़र का। ठीक है जी, इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया हादी। अब यहाँ पे आपको जो है वो ईमेल देनी पड़ेगी। ठीक है, हमने adil@gmail.com हमने एक ईमेल दे दी उसकी। ठीक है, जिससे उसको ईमेल जाएगी। उसके बाद ये आपने उसका फर्स्ट नाम रखना है हादी, दूसरा रख दिया हमने लर्निंग। ठीक है जी,
ये हमने उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रख दिया। वेबसाइट उनकी रखनी है आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं है उसकी वेबसाइट तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई वो नहीं है आपके पास, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी। तो यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गई, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, वेबसाइट होगी, लैंग्वेज साइट की डिफॉल्ट रखनी है या आप कोई भी लैंग्वेज जो है वो रख सकते हैं। तो साइट की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो ही आप रखते हैं तो बेहतर है, जो वेबसाइट की होगी वही इसकी लैंग्वेज होगी। पासवर्ड आप यहाँ पे जो है वो बता सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी आप जो है वो पासवर्ड यहाँ पे रखते हैं। चलो जी, ये हमने रख दिया। उसके बाद जिसको ईमेल भेजनी है, सेंड द न्यू यूजर एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट, उनको ईमेल चली जाए कि भाई आपका अकाउंट बन गया, अब आके जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे जो है बता सकते हैं। उसके बाद उनका रोल है, मैं आपको बताया था कि आपके पास डिफरेंट जो है वो रोल्स अवेलेबल होते हैं कि कौन कौन सा रोल जो है वो आपने यूजर को साइन करना है। सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम ऐसा करते हैं एक एक करके जो है वो चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सी एक्सेस अवेलेबल होती है और इन सब में कौन कौन सी एक्सेस अवेलेबल होती है। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको ये सारी की सारी एक्सेस अवेलेबल होती है जो डैशबोर्ड के ऊपर आपको अवेलेबल है, क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटर है इस वेबसाइट के। सब्सक्राइबर बना के हम जो है वो चेक करते हैं कि भाई सब्सक्राइबर को क्या जो है वो एक्सेस अवेलेबल होती है। तो अब हम जाके इसकी वेबसाइट से जो है वो क्या कर लेते हैं, इसकी ईमेल से जो है वो लॉग इन कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश। तो यहाँ पे जाके हम जो है वो अब उस नाम से, हादी वाले से, हम उसका यूजर नेम और उसके पासवर्ड से हम लॉग इन कर रहे हैं। अपने से नहीं किया हमने एडमिनिस्ट्रेशन से, अब उससे लॉग इन किया। अब उससे लॉग इन किया तो अब देखें आपके यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो गायब हो चुकी हैं, डैशबोर्ड में भी कुछ नहीं मिलेगा खास। ठीक है जी। और आपको सिर्फ क्या मिल रहा है उस यूजर को, उसकी एक सिर्फ प्रोफाइल मिल रही है जिसको वो एडिट कर सकता है, अपनी प्रोफाइल जो है वो मैनेज कर सकता है, उसके अलावा जो है वो कोई खास एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे उसको एक्टिविटीज मिल जाती है कि भाई वेबसाइट पे क्या हो रहा है, और वर्डप्रेस के जो इवेंट्स एंड न्यूज हैं वो मिल जाता है, दैट्स इट। उसके अलावा भी उसको कुछ नहीं यहाँ पे मिल रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली सब्सक्राइबर क्या कर सकता है, ये इतनी ही रोल है कि यहाँ पे ये जो है वो अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, ये कोई कमेंट्स वगैरह कर सकेगा, अगर आपने ये लिखा होगा कि उसके लिए लॉगिन होना जरूरी है तो ये कमेंट्स कर सकेगा। अगर आपने जो है ये आपका स्टूडेंट है या इसने कोर्स कोई लिया हुआ है आपसे और कोर्स इसने पढ़ना है, तो आपने ये लाजमी किया हुआ है कि लॉगिन होगा तो ही वो कोर्स पढ़ सकेगा, तो फिर ये कोर्स पढ़ के उसके नीचे कमेंट कर सकेगा, दैट्स इट। इसके अलावा इसके पास कोई एक्सेस जो है वो नहीं है आपकी वेबसाइट पे, ये किसी भी किस्म का कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, अपनी प्रोफाइल जरूर एडिट कर सकता है, कलर स्कीम जो है वो अपनी इसकी चेंज कर लेगा अपने डैशबोर्ड की। ठीक है जी। बाकी कुछ भी जो है इसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये कर सकता है, अदरवाइज इसके अलावा ये कुछ भी एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो सब्सक्राइबर के पास आपने देख ली कि थोड़ी सी एक्सेस अवेलेबल है, सिर्फ कुछ भी एक्सेस जो है बेसिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कमेंट्स वगैरह कर सकता है, या कुछ चीज़ जो है वो अगर लॉगिन होने के लिए ज़रूरी है तो बस लॉगिन हो सकता है, वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एक स्टेप हम आगे चलते हैं, कंट्रीब्यूटर को, कंट्रीब्यूटर जो है वो इसको साइन कर देते हैं हादी को। अब हम जाके देखते हैं कि उस पर जो है क्या फ़र्क पड़ा है। तो अब जो है वो कुछ थोड़ी बहुत इसको एक्सेस मिलेगी कि ये कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी वेबसाइट में। अब कंट्रीब्यूट में क्या क्या एक्सेस मिलती है, तो वो आपके पास जी आपकी ये पोस्ट कर सकता है अपनी। ठीक है, अगर ये कोई ऐसा बंदा है जिसको आपने ये एक्सेस दी है कि भाई ये क्या करेगा, ये आपकी वेबसाइट पे आके अपने आर्टिकल या ब्लॉग लिखेगा। ठीक है, मतलब आपने एक न्यूज़ वेबसाइट बनाई है तो आपने ये एक्सेस किसी को देनी है कि भाई वो आके अपने आर्टिकल जो है वो यहाँ पे लिख सके, तो आप उसको कौन सी एक्सेस दे सकते हैं, कंट्रीब्यूटर की दे सकते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूटर में ये सिर्फ क्या कर सकता है, अपनी ऐड कर सकता है पोस्ट, किसी और की वेब पोस्ट को देख सकता है, व्यू कर सकता है कि ये हेलो वर्ड हंसला ब्लॉग ने लिखी है। ठीक है, लेकिन ये उसको जो है वो यहाँ से आके एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इस तरह से कमेंट्स हैं तो यहाँ पे सिर्फ अपने कमेंट्स जो है वो मैनेज कर पाएगा, दूसरे जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता कि उनको ये अप्रूव करे या इसको जो है वो ये ट्रैश में डाल दे, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये क्या कर सकता है बेसिकली, अपने एक पोस्ट यानी कि अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकता है और उस पर आने वाले कमेंट्स मैनेज कर सकता है, सिर्फ अपने, किसी और के नहीं। अगर किसी और के कमेंट आए उनको ये मैनेज नहीं कर पाएगा, ना ही ये जो है वो किसी और की पोस्ट को जो है वो एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, सिर्फ अपनी पोस्ट को ये ऐड कर सकता है और उसी को एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। टूल्स इनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होते। ठीक हो गया। तो अब एक स्टेप और आगे हम मूव करते हैं, कंट्रीब्यूटर से हम इसका रोल चेंज करते हैं ऑथर पे। ठीक है जी। तो अब ऑथर जो है वो बेसिकली मेन रोल है जिसपे आप जो है वो क्या क्या जो है वो देखते हैं, हम पब्लिश कर सकते हैं, आप ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं, पेजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मीडिया वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन
जो है वो नहीं कर सकते, किसी की चीज को एडिट फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। ये हो जाए चेंज जरा। इसको अब हम जो है वो हमने कर दिया है ऑथर। तो अब आप देखें कि पोस्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप अभी भी इनकी किसी भी पोस्ट को जो है वो एडिट नहीं कर सकते, किसी और की अपनी ऐड कर सकते हैं। मीडिया अब आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं और अपने आप जो है वो कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक सिर्फ मीडिया पेजेस सॉरी नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ पोस्ट और अपने उसके अंदर जो है वो आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। और आप दूसरों के इमेजेस जो है वो देख सकते हैं, लेकिन डिलीट इनको भी नहीं कर सकते। ठीक है, एडिट भी नहीं कर सकते, किसी का भी कैप्शन चेंज कर दें या डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें, कुछ भी नहीं कर सकते। बस आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो आर्टिकल है, तो ऑथर आप ऑथर एक्सेस अगर किसी को देंगे तो क्या कर सकता है, अपना आर्टिकल जो है पब्लिश कर सकता है और उसके अंदर इमेजेस डाल सकता है और अपने कमेंट्स जो है मैनेज कर सकता है और अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, दैट्स इट। ठीक है जी। टूल्स इसके पास भी कोई भी अवेलेबल जो है वो नहीं होता। तो ये हमारे पास जी रोल्स हैं। अब हम जो है वो अगले रोल की तरफ आते हैं, वो हमारे पास है जी और एडिटर। तो ये आपके पास जी एक रोल है जो कि आपका कंटेंट सारे का सारा जो है वो एडिट कर सकता है और मैनेज भी कर सकता है। ठीक है, ऑथर ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो ये आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसको बाकी सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो आ जाती हैं कि ये पोस्ट को ऐड भी कर सकता है, कैटेगरीज भी ऐड कर सकता है और टैग्स भी ऐड कर सकता है, जो कि पहले कोई भी नहीं कर सकता था। और दूसरों की किसी और की पोस्ट को भी एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है एडिटर। ठीक है जी। मीडिया भी किसी और का डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। इस तरह से पेज है तो ये पेज भी ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, और दूसरे किसी का भी और अपना भी। ठीक है, इस तरह से कमेंट्स हैं और प्रोफाइल है और टूल्स हैं। तो इसको जो है वो एडिटर बेसिकली जो एडमिन से नीचे है, इसको ये टूल इसको ये एक्सेस मिलती है कि ये पूरी वेबसाइट जो है वो आपकी मैनेज कर सकता है, कंटेंट, डिजाइन नहीं। डिजाइन की इसको जो है वो आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो है वो इसको एक्सेस जो है वो नहीं मिली। ठीक है जी। कमेंट्स को ये देखें, अब इस वाले कमेंट को आके ये अप्रूव कर सकता है, डिलीट कर सकता है, स्पैम कर सकता है, पहले कोई भी नहीं कर सकता था। तो एडिटर बेसिकली क्या हो सकता है कि आपका जो कंटेंट मैनेजर अगर आप समझ सकते हैं कि जो आपका कंटेंट है वेबसाइट का, उसको ये मैनेज कर सकता है कि बाकी ने जो किया हुआ है उनको अगर किसी को डिलीट करना चाहता है, किसी को एडिट करना चाहता है, अपना कोई करना चाहता है, पोस्ट वगैरह करना चाहता है, पेज बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है। लेकिन डिजाइन वगैरह के पार्ट में जो है वो रोल प्ले नहीं कर सकता। क्लियर हो गए जी यूजर्स के रोल्स। और एडमिनिस्ट्रेटर पे तो अगर आप कर देंगे तो वो आपको ये सारी की सारी एक्सेस मिल जाएगी। फिर उसके पास ये अपीयरेंस प्लगइन्स वगैरह और ये सारी चीजें आ जाएंगी जो कि किसी और के पास अवेलेबल नहीं होती। होप सो जी के रोल्स आप लोगों को यूजर्स के क्लियर हो गए होंगे कि यूजर्स किस तरह से बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं और किसको कौन सा रोल जो है वो आप लोगों ने असाइन करना है। क्लियर है? ओके जी। अब हम देख लेते हैं प्रोफाइल के, प्रोफाइल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं कि क्या क्या चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में सबसे पहले आप आते हैं तो आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास ये फंक्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं कि विजुअल एडिटर या सिंटेक्स हाईलाइटिंग। ठीक है जी। कि जो आपका विजुअल एडिटर है, यानी कि जब आपने ये जो पोस्ट आप बना रहे होते हैं तो आपका एक बाय डिफॉल्ट जो है एडिटर वर्डप्रेस की तरफ से आपको मिलता है, जो ब्लॉक एडिटर भी होता है जिसके अंदर आप ब्लॉक्स की मदद से जो है वो अपना पोस्ट अपना पेज जो है वो बना सकते हैं। तो अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो फिर किसी को भी उसकी एक्सेस जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। फिर जो बाकी के यूजर्स आपके पास ऐड होंगे उनको भी कोड करके जो है वो अपना ब्लॉग लिखना पड़ेगा, अदरवाइज विजुअल एडिटर जो है वो उनके सामने भी खत्म हो जाएगा। तो ये विजुअल विजुअल एडिटर जब हम मोस्ट आपको क्लियर होगा, जब हम पोस्ट बनाएंगे और पेज बनाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि विजुअल एडिटर बेसिकली क्या होता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं तो फिर वहां पे जो है वो आपको शो नहीं होगा। लेकिन बेसिकली ये आपका ब्लॉक एडिटर है जो बाय डिफॉल्ट आता है वर्डप्रेस के अंदर, तो आप पोस्ट और पेजेस इसकी मदद से जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है सिंटेक्स हाईलाइटिंग। तो जो सिंटेक्स है आपका कोड का, लाइक आपके पास PHP अगर आप यूज कर रहे हैं या कोई और आपने जो HTML लगाई है कुछ और, जो भी उसका सिंटेक्स होगा वो उसको हाईलाइट कर देगा ताकि पता लगे कि भाई ये जब आप कोड एडिट कर रहे हैं तो आपको पता हो कि भाई ये सिंटेक्स है, ये मैंने डिलीट नहीं करना। तो आप यहाँ पे उसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो। उसके बाद आपको एडमिन कलर स्कीम है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो एडमिन है इसकी कलर स्कीम भी है, इसका हर यूजर के पास अपना ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये जो डैशबोर्ड है इसकी वो कलर स्कीम जो है वो जो मर्जी चाहे वो यहाँ से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको चाहे तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है जी, जितनी जोन से भी चाहते हैं आप वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, डिफरेंट आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं। लाइक कमेंट्स पे आप चले जाएं तो वहाँ पे एस से आप जो है वो उसको
ए से आप अप्रूव कर देते हैं, एस से स्पैम में डाल देते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है वो शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और वो आप यूज भी कर सकते हैं। उनको इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल करने के बाद आप उनको जो है वो शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स हाइलाइटिंग बेसिकली ये होती है कि कोड का एक सिंटेक्स होता है। लाइक जब भी आपने कोड स्टार्ट करना है, अब पीएचपी आपने स्टार्ट करनी है, तो पीएचपी स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरह से पहले पीएचपी लिखनी पड़ेगी और बाद में जाके इस तरह से क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये उसका क्या है, पीएचपी का एक सिंटेक्स है कि इसके अंदर है जो है वो आप इसके अंदर आप जो है वो पीएचपी का कोड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप पीएचपी का जो भी कोड लिखेंगे तो उसको पता लगेगा अच्छा ये पीएचपी का कोड है। तो वो ये कह रहा है कि इनको हम हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको पता हो कि भाई ये सिंटेक्स है पीएचपी का, इसको डिलीट नहीं करना जब आप कोड एडिट कर रहे होंगे तो। अच्छा जी, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके पास आ गया। कीबोर्ड शॉर्टकट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसको आप इनेबल करके फिर उनको यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कमेंट्स जब आप जाएंगे कमेंट्स को अप्रूव करने या उनको स्पैम करने या उनको डिलीट करने, तो उसके शॉर्टकट्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप जाके कर सकते हैं। उसको आप पहले शो टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट। ठीक है, जब आप व्यू कर रहे हैं वेबसाइट तो आप जो है वो टूल बार आपको एक शो हो रही होती है। तो अगर आप चाहें तो उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है जी, टूल बार आपके पास कौन सी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास टूल बार, ये जो ऊपर आपके पास शो हो रही होती है, ये वाली, ये जो ब्लैक आपको जो है वो शो हो रही है, ये आपके पास टूल बार है जिसके ऊपर ये सारा शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जो है वो इसको हटा दें कि आपको ये वाली जो है वो टूल बार शो नहीं करवानी, तो आप फिर जब इसको रीलोड करेंगे तो ये वाली जो टूल बार है ये आपको यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब आप देखेंगे खत्म हो चुकी है। उसके बाद लैंग्वेज, वेबसाइट डिफॉल्ट है, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपका यूजर नेम है। यूजर नेम के बाद आपके पास फर्स्ट नेम है, देन आपके पास लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। उसके बाद आपके पास निक नेम है और उसके बाद डिस्प्ले नेम पब्लिकली। तो कोशिश करेंगे जो पब्लिकली नेम आपका होना है वो आपका ये निक नेम या जो एडमिन का आपका यूजर नेम है वो ना हो। ठीक है, ये निक नेम आपको बेसिकली यूजर नेम होता है। तो ये जो आपने पब्लिकली डिस्प्ले करवाना है वो आपका ये यूजर नेम जो है वो और वो और पब्लिकली ये दोनों अलग होने चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं पे कमेंट करेंगे तो आपका ये शो हो जाएगा, तो जो हैकर होगा उसको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये इसका एडमिन हो सकता है, एडमिन का यूजर नेम। तो वो इस पे आके जब लगाएगा तो पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाला तो यूजर नेम है, तो फिर उसे उसके लिए पासवर्ड जो है वो मुश्किल रह जाएगा। नेम तो उसको पता लग जाएगा। तो फिर पासवर्ड वो किसी तरीके भी, उनके पास हजार तरीके होते हैं क्रैक करने के। ठीक है, तो कोशिश करें कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे दे देंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले नेम पब्लिकली के ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे कि आपने किस तरह से जो है वो शो करवाना है। तो आप इस तरह से शो करवा सकते हैं ताकि आपका जो निक नेम है, जो आपका यूजर नेम है बेसिकली वो सेव रहे। उसके बाद आपके पास ईमेल रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे अपनी आपने ईमेल दी हुई होती है। अगर आप चेंज करना चाहें अपने यूजर की ईमेल, इसके थ्रू आपने लॉगिन करना होता है या आपको कोई मसला मसाइल आएगा तो आपको ईमेल आएगी उसके ऊपर, तो वो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पे होता है, चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपकी बायोग्राफिकल इन्फो है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। क्योंकि कहीं भी पब्लिकली जो है वो आपका यूजर को क्लिक किया रहा है उसके बारे में कोई पढ़ने की कोशिश करे तो आपका यहाँ पे जो है वो अगर बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होगी तो वो पढ़ सकेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं से लॉग आउट करना चाहें एवरीवेयर एल्स तो वो लॉग आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पासवर्ड आते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन आपने कोई जो है वो प्लगइन वगैरह किया हुआ है जिसकी, यानी कि कोई एप्लीकेशन के थ्रू आप लॉग इन करना चाह रहे हैं, लाइक आप जो है वो, एक मिनट, हाँ कि मतलब आपका जो है वो अगर कोई फेसबुक के थ्रू आप कर रहे हैं, जीमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो उसका भी आपके पास यहाँ पे जो है वो शो हो रहा होता है। एप्लीकेशन पासवर्ड्स अलाउ ऑथेंटिकेशन वे, हाँ नॉन इंटरेक्टिव, ठीक है। तो वो अगर आप जो है वो कर रहे हैं, लाइक आपने जीमेल के थ्रू जो है वो आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है, या आपने जो है वो फेसबुक के थ्रू लॉगिन जिस तरह से कर लेते हैं कि जी लॉगिन विद फेसबुक या लॉगिन विद जीमेल, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो रहे होंगे। तो ये आपके पास जी प्रोफाइल के ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं हर यूजर के, तो वो चाहे तो यहाँ पे जो है वो उसको। ठीक है जी, यूजर्स क्लियर हो गए हैं? कोई मसला मसाइल यूजर्स में?
अच्छा जी, उसके बाद आपकी बारी आ जाती है प्लगइन्स की। अब प्लगइन्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लगइन्स जो है वो बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनैलिटी। किसी भी किस्म की आपको अगर फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे प्लगइन्स। कोई भी आपने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो आपको प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करके उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो इंप्लीमेंट करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन सारे के सारे मिल जाते हैं, जितने भी आपके पास इंस्टॉल्ड होंगे प्लगइन वो आपको यहाँ पे आके मिल जाएंगे। अब ये देखें, ये आपके पास एक प्लगइन है, ये यहाँ पे शो हो रहा है कि जी इसकी अपडेट चाहिए तो आप इसको यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक प्लगइन है, इसके ऊपर हमने डीएक्टिवेट लिखा आ रहा है, सामने एक्टिवेट लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये आपका प्लगइन जो है वो एक्टिवेटेड है। ठीक है, और ये नॉन एक्टिवेटेड है, ये भी नॉट एक्टिवेटेड है, ये आपके पास एक्टिवेटेड है। तो आप जो है वो पहले आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता, पहले आपको प्लगइन डीएक्टिवेट करना पड़ता है, देन आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शनैलिटी आपने वर्डप्रेस के अंदर कोई भी इंप्लीमेंट करनी है तो आपको प्लगइन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर इंपोर्टर बेशक टूल में था, लेकिन हमें एक फंक्शनैलिटी चाहिए थी कि हमने ब्लॉगर से जो है वो अपने कंटेंट वगैरह इंपोर्ट करवाना था। तो हमने उसके लिए जैसे ही उसको इंस्टॉल किया तो वो एज अ प्लगइन यहाँ पे जाके जो है वो इंस्टॉल हुआ। इस तरह से वर्डप्रेस इंपोर्टर है वो भी एज अ प्लगइन इंस्टॉल हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपके पास जब भी आपको कोई फंक्शनैलिटी चाहिए होगी तो आपने जो है वो प्लगइन का सहारा ही आपको लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आप जो है वो आके प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। और इस तरह से चाहें तो पहले डीएक्टिवेट करें और डीएक्टिवेट करने के बाद जो है वो उनको आप डिलीट करेंगे। जी जी, ओके मुनीर, थैंक यू। अच्छा जी, अब आपने जो है वो ऐड करना है अगर प्लगइन, तो उसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन है, आप यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, यहाँ पे भी चले जाते हैं ऐड न्यू, और यहाँ पे नहीं मिलता, अच्छा इंस्टॉल्ड ऐड न्यू मिलता है, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन पे आप आते हैं तो आपको ऐड न्यू का ऑप्शन जो है वो वहाँ पे मिल जाता है। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे अगर आप आएंगे तो एक तो आपको सारे के सारे प्लगइन शो हो रहे होंगे कि कौन कौन से आपके इस वेबसाइट पे जो है वो इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड है, और या कौन सा जो है वो नॉट एक्टिवेटेड है, वो आपको यहाँ पे जो है शो हो रहे होंगे। यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा ऐड न्यू प्लगइन्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है कि इस प्लगइन की ऑटो अपडेट्स जो है वो डिसेबल्ड हुई हुई है कितने प्लगइन्स की। तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि ये जी ऑटो अपडेट इसकी जो है वो डिसेबल है, इसको आप चाहें तो इनेबल भी कर सकते हैं ऑटो अपडेट इसकी, कि जैसे ही इस पे जो है वो प्लगइन की अपडेट आए तो वो खुद ही अपडेट जो है वो उसको कर ले। खैर, जब आप आते हैं ऐड न्यू प्लगइन पे, तो अब आप यहाँ पे आके सबसे पहले तो सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो है वो इसका है, क्या कहते हैं इसका वर्डप्रेस का आपके पास ऑफिशियल जो है वो प्लगइन स्टोर है। यहाँ पे आके जो है वो आपको प्लगइन अगर कोई भी चाहिए, लाइक अगर मैं एक जो है वो प्लगइन कर लेता हूँ। ठीक है, कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आपको चाहिए, मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए कि मैं फाइल्स जो इसके बैकएंड की फाइल्स हैं वो मैं यहीं से जो है वो एक्सेस कर लूँ। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे आके सर्च करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट जो है वो फंक्शनैलिटीज आ जाएंगी और मैं उनको यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ सर्च रिजल्ट्स हैं, देन आपके पास फीचर्ड में है कुछ प्लगइन्स आपके पास। ठीक है, एक मिनट, बहुत स्लो हो रहा है लगता है, बट चाहे हम दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, पॉपुलर में आए तो आप देख सकते हैं कि 54,000 प्लगइन्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है, 54,000। ठीक है जी, पॉपुलर कैटेगरी में आपके पास 54,000 प्लगइन्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है इस वर्डप्रेस के ऑफिशियल ऐप प्लगइन स्टोर में। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है आपके पास फ्री हैं। ठीक है, सारे के सारे जो है वो आपके पास फ्री प्लगइन्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पेड होगा इन 54,000 में। ठीक हो गया, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो प्लगइन्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई प्लगइन रिकमेंड भी करेंगे, रिकमेंड में जैसे जैसे कोई चीज़ की जरूरत पड़ती जाएगी तो साथ साथ रिकमेंड करते जाऊंगा कि जिस चीज़ के लिए ये वाले कर सकते हैं, इस तरह से सिक्योरिटी के लिए या माइग्रेशन के लिए या बैकअप के लिए या फाइल को एक्सेस करने के लिए या वेबसाइट को रीसेट करने के लिए या बिल्डर के लिए, तो वो सारी चीज़ें या एसईओ के लिए, तो वो सारी चीज़ें जब जब आती जाएंगी तो साथ साथ रिकमेंड करता जाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जब आप प्लगइन ऐड करते हैं सबसे पहला तरीका आपके पास ये है कि यहाँ पे आके जो है वो आप प्लगइन जो भी आपको चाहिए उसको आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे उसमें ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं, और आप उनमें से जो आपको सही लगता है, सही कैसे लगेगा, एक तो उसको फंक्शनैलिटी आप चेक करेंगे कि भाई उसकी फंक्शनैलिटी सही होनी चाहिए। उसके बाद आप उसके रिव्यूज देखेंगे। ठीक है, और आप उसको जो है वो देखेंगे कि कितने वेबसाइट इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने फाइल मैनेजर लिखा तो 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, 1300 इसके रिव्यूज हैं और तकरीबन 4.5 है, और लास्ट अपडेट ये कब हुआ है 4 आवर्स अगो, यानी कि जो इनकी टीम है वो बड़ी एक्टिव है, साथ साथ इसको जो है वो अपडेट भी कर रही है, और ये कंपेटेबल है आपके इस वर्डप्रेस ऑफ जो वर्जन है वर्डप्रेस का उसके साथ। ठीक है,
तो ये एक अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है। अब ये 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है और ये 1 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ऐसा नहीं है कि ये गंदा है, ऑब्वियसली ये भी अच्छा होगा। अब ये है, इसकी ये 5 स्टार है, 362 है, लेकिन इसकी 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये अपडेट भी 2 मंथ पहले हुआ है, ये 1 वीक गो हुआ है। ठीक है, ये 6 आवर्स गो हुआ है, इसकी 70,000 प्लस है। खैर, तो जो भी आपको सही लगे आप उसमें से कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि आप उनको जो है वो रिव्यूज वगैरह देखते हैं और इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन देखते हैं कितनी है, और अपडेशन देख लेते हैं कब हुई है। तो आप सिंपली यहाँ से जो है वो इसको इंस्टॉल ना कर सकते हैं। तो ये एक सबसे पहला तरीका है इंस्टॉल करने का प्लगइन, कि आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं, आपको प्लगइन मिलता है, उसको आप जो है वो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, जब वो इंस्टॉल हो जाता है देन आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास एक प्लगइन है फाइल मैनेजर। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो आपकी जो फाइल्स हैं जिसको हम जाके बैकएंड में जाके एच डॉक्स में से जाके फिर आपका फोल्डर ओपन करके उसको एक्सेस करते हैं, तो वो यहाँ पे ही आपको जो है वो आपके लिए एक्सेसिबल होंगी, फिर आप यहाँ से ही जो है वो इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जैसे इंस्टॉल होता है। तो अगर कभी ऐसी जरूरत हो कि आपने बैकएंड की फाइल जो है वो जाके एक्सेस करनी हो, तो आप ये वाला प्लगइन जो है वो यूज कर सकते हैं फाइल मैनेजर का। ये देखें इंस्टॉल्ड हो गया। अब आप जो है इसको क्या कर लेना है, एक्टिवेट। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे तो उसकी जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंटेड शक्ल में आ जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। नहीं जी, डब्ल्यू फाइल मैनेजर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप देखें तो प्लगइन जब भी आपने इंस्टॉल करना है तो उसने कहीं ना कहीं पे मोस्टली जो प्लगइन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे अपनी प्रेजेंस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। लाइक कुछ टूल्स में आ जाएंगे, टूल्स के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे, कुछ आपके पास जो है अपीयरेंस के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, या सेपरेट भी प्रेजेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये 3-4 जगह होती हैं जहाँ पे आपने प्लगइन को ढूंढ लेना है। अब हर प्लगइन की अपनी साइकिल होती है, जैसे ही आपके प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे अपनी प्रेजेंस जो है वो क्रिएट कर लेता है। या तो इस तरह से सेपरेट प्रेजेंस क्रिएट कर लेगा, या इधर नीचे कर लेगा, या इधर कहीं दरमियान में कर लेगा। और जरूरी नहीं है एक करे, हो सकता है 2-3 भी कर ले, वो आगे हम देख लेंगे। इसी तरह से अगर इधर नहीं करता तो या कुछ सेटिंग्स में आ जाते हैं, कुछ आपके पास अपीयरेंस के अंदर आ जाते हैं, कुछ आपके पास टूल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये या 3 इनमें आ जाते हैं या सेपरेट जो है वो प्रेजेंस क्रिएट कर लेता है। अब ये प्लगइन हमने सिंपली जो है इस तरह से आप इंस्टॉल करते हैं कि ऐड न्यू प्लगइन पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर सर्च करते हैं जो भी प्लगइन आपके बेहतर का होता है, तो उसको इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। ये आपके पास है एक तरीका। तो यहाँ पे आके आप इसको जो है वो देख सकते हैं कि ये प्लगइन बेसिकली करता क्या है। डब्ल्यू फाइल मैनेजर पे अगर आप आ जाएं तो ये आपको सारी की सारी फाइल जो है वो यहाँ पे शो करवा देगा, जो हमने जाके जो है वो एच डॉक्स में से जाके हम देखते थे। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था जिस तरह से आपकी जो इमेजेस अपलोड थी डब्ल्यू पी उसके अंदर कंटेंट के अंदर जाके फिर अपलोड्स के अंदर, तो अब आप यहाँ से जो है वो सारी की सारी एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपने कभी इस तरह से फाइल जो है वो बैकएंड की एक्सेस करनी हो और आपके पास सी पैनल ना हो, होस्टिंग आपको क्लाइंट ने ना दी हो, तो आप ये वाला प्लगइन जो है वो यूज कर सकते हैं। ये देखें बैच7.com का आ गया, 3 मेन फोल्डर हैं, डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कंटेंट। मुझे कंटेंट के अंदर जाना है, मैं कंटेंट के अंदर मूव कर जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें आपको प्लगइन्स का फोल्डर मिल जाता है, थीम्स का फोल्डर मिल जाता है और अपलोड्स का फोल्डर मिल जाता है। मेन आपके इनसे काम होते हैं। तो अब अगर मैं प्लगइन्स के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आपको जो है वो फोल्डर बने हुए मिल जाएंगे, जो जो आपके प्लगइन यहाँ पे पड़े होंगे। ये देखें वर्डप्रेस इंपोर्टर का प्लगइन पड़ा है, वो उसका फोल्डर मिल गया। डब्ल्यूपी फाइल मैनेजर का प्लगइन पड़ा है, उसका फोल्डर मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे बैकएंड पे भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आपको मिलेंगी। जैम में आप जब जाएंगे और एच डॉक्स के अंदर जाएंगे तो ये आपके सामने बैच7.com और डब्ल्यू पी कंटेंट, देन प्लगइन्स, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस इंपोर्टर मिलेगा और डब्ल्यू पी फाइल मैनेजर मिलेगा। अगर मैं यहाँ से वर्डप्रेस इंपोर्टर डिलीट कर दूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया वर्डप्रेस इंपोर्टर को, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आके डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से भी फोल्डर डिलीट हो जाएगा, और अगर हम प्लगइन्स के अंदर जाएंगे तो वहां से भी वो प्लगइन जो है वो डिलीट हो चुका होगा आपका। ये देखें यहाँ से वो डिलीट है, और यहाँ पे आप प्लगइन्स में आके देखते हैं तो ये देखें द प्लगइन हैज बीन डीएक्टिवेटेड ड्यू टू एन एरर, प्लगइन फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो क्या हो चुका है, आपके पास खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां से डिलीट हो सकता है तो वहां से अगर आप अपलोड कर दें तो शायद इंस्टॉल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपके पास फाइल होनी चाहिए। तो आपको जो आपके पेड प्लगइन्स होते हैं या फ्री प्लगइन्स भी होते हैं तो आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आप मुझे जो है वो वर्ड प्रेस इम्पोर्टर की अगर मैं बात करूँ कि मुझे उसका जो है वो वर्ड प्रेस इम्पोर्टर का जो प्लगइन चाहिए,
अच्छा, वर्डप्रेस इंपोर्टर का जो प्लगइन है उसको आपने जो है वो अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे आके सिंपली लिखें तो wordpress.org के अंदर आपके पास प्लगइन्स के अंदर जो है वो आपको प्लगइन्स जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप कोई पेड प्लगइन जो है वो लेंगे तो उसकी भी आपको जो है इस तरह से जिप फाइल जो है वो मिलेगी, या आप यहाँ से आके wordpress.org/plugin से जो फ्री प्लगइन्स है आपके वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको जो है यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, एक जिप फाइल जो है वो आपको यहाँ पे दे देगा। ये आपके पास एक जो है वो जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी। तो अब जब आपने जिप फाइल जब आपके पास आ जाएगी तो आपने ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। अब जिप फाइल किधर किधर से आ सकती है बता चुका हूँ, एक फ्री वाली है तो वो आप यहाँ पे wordpress.org की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, या किसी जो है वो आपने कहीं से जो है वो डाउनलोड की हुई है फाइल किसी और वेबसाइट से तो भी आपके पास आ जाएगी, या आपने अगर पेड प्लगइन लिया तो वो भी आपको क्या देंगे, जिप फाइल देंगे। तो यहाँ पे आके आपने अपलोड प्लगइन करना है, उस पर चूज फाइल करना है, और यहाँ पे जो भी आपने फाइल उसकी डाउनलोड की होगी उसको आपने यहाँ पे अपलोड करके इंस्टॉल नाउ कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली और आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके आपके पास क्या हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक है, और आपने एक्टिवेट भी हो गया। तो ये आपके पास दूसरा तरीका है कि जिसके थ्रू जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक कोई पेज या प्लगइन डिलीट हो जाए तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे अगेन वापस आ जाए, अगर बैकअप लिया होगा तो आ सकता है, नहीं लिया होगा तो फिर नहीं आएगा। तो ये दूसरा तरीका होगा कि आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाके जिप फाइल अपलोड करके जो है प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका प्लगइन यहाँ पे आपके पास नहीं है, आपने कोई पेड प्लगइन लिया है, यहाँ पे तो आपको सारे फ्री मिलते हैं, तो पेड प्लगइन भी कुछ होते हैं जो आप किसी और वेबसाइट से जो है जाके जाके परचेज करते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर आप लेके आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका फिर यही है कि अगर यहाँ पे आपने आके डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे आके मैंने उसको जो मेरा फाइल थी जो मैंने अभी डाउनलोड की इंपोर्टर में, ये वाली फाइल इसको मैंने उठाया और उठा के इसको मैं ले आया वहां पे जैम्प के अंदर, और एच डॉक्स के अंदर मैंने रखा। अब मैं यहाँ पे एक तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस वक्त मेरे पास प्लगइन डिलीट हो चुका होगा। मैं 7.com देन WP कंटेंट, ये याद रखिएगा WP कंटेंट के अंदर आपके पास जो है वो प्लगइन्स या थीम्स के जो है वो डिफरेंट होते हैं। देखिए जी, प्लगइन्स के अंदर हम आए, यहाँ पे आके मैंने उस फाइल को पेस्ट किया, यहाँ पे आप देखिएगा ये डिलीट हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको सिर्फ WP फाइल मैनेजर मिल रहा है। इसको मैं यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा कि एक ही फोल्डर होना चाहिए। ठीक है, दो तीन फोल्डर ना बना दीजिएगा, एक ही फोल्डर हो वर्डप्रेस इंपोर्टर का, और उसके अंदर जाके आप देखें तो इस तरह से फाइल्स पड़ी हो, दैट्स इट। ठीक है, तो जो आप पेड प्लगइन लेते हैं कभी कभार उनकी जो है वो जिप के अंदर यहाँ पे डिफरेंट कोई और फाइल भी पड़ी होती है, तो आपने वो फाइल पहले डिलीट कर लेनी है। ठीक है, और फिर सिर्फ ये वाली फाइल को जिप करके आप लोगों ने जो है वो अपलोड करवाना है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करवा के यहाँ पे इसका फोल्डर रख दिया। तो अब जब मैं आके इसको दोबारा से रीलोड करूंगा तो यहाँ पे आपका फोल्डर जो है वो देखिएगा वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है, और आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दो तीन तरीके हैं जिनके थ्रू आप प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। अब कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम कभी को प्लगइन इंस्टॉल करें, कभी ऐसा होता है कि आप कोई प्लगइन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मोस्टली नल्ड प्लगइन में होता है। नल्ड प्लगइन वो होते हैं जो आप परचेज नहीं करते, जो ऑफिशियल प्लगइन नहीं होते, बल्कि आपने किसी थर्ड पार्टी से लिए होते हैं, उन्होंने आगे से परचेज किए होते हैं लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाए होते हैं, पेड प्लगइन आपको फ्री में दे रहे होते हैं। तो हो सकता है कि वो जो पेड प्लगइन वो आपको फ्री में दे रहे हैं, जब उन्होंने परचेज किया था, परचेज करने के बाद अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने से पहले उन्होंने उसके अंदर कोई कोड जो है वो इंजेक्ट कर दिया हो जो आपकी वेबसाइट खराब कर दे। इस वजह से नल्ड प्लगइन जो है वो रिकमेंडेड नहीं होते। तो वो जब आप उनको यहाँ पे अपलोड करते हैं, उनकी फाइल को एक्टिवेट करते हैं, जब उनको आप यहाँ पे अपलोड करते हैं फाइल को, तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो खराब हो जाती है, यहाँ पे एक्सेसिबल वो नहीं रहती, यहाँ पे आपको जो है वो एरर शो हो जाता है। ठीक है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने बैकएंड पे जाना है, बैकएंड पे जाने के बाद प्लगइन्स के अंदर आना है, और जो प्लगइन की फाइल आपने जो रिसेंटली प्लगइन अपलोड करवाया था उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना। ठीक है, तो फिर आपकी वेबसाइट जो है वो दोबारा से एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक हो गया जी, क्लियर है? प्लगइन्स क्लियर हो गए कि किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, दो तीन मेथड आपको बता दिए, और किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, और किस तरह से ट्रबल शूट करना है अगर कभी जो है वो आपने कोई प्लगइन इंस्टॉल किया और वेबसाइट आपकी उड़ गई, खराब हो गई, तो फिर परेशान नहीं होना, बस बैकएंड पे जाके सी पैनल में जाके, या आपकी यहाँ पे सी पैनल में दिखा दूंगा, यहाँ पे जाके जो है वो आप लोगों ने जो आपके फोल्डर पड़े होंगे उनमें जाके प्लगइन के फोल्डर में जाके वो फाइल जो है वो डिलीट कर देनी है, उधर से उड़ा देनी है। हाँ जी, कोई मसला प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन में?
प्लगइन्स में, यूजर्स में, टूल्स में, ये 3 चीजें हमने जो है वो आज कवर कर ली। कोई इनमें मसला मसाइल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। एक प्लगइन आप लोगों को बता दिए, अगर कोई फंक्शनैलिटी इस तरह की चाहिए होगी तो WP फाइल मैनेजर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। चलो जी, कल शायद हम लोग क्लास करें तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, गूगल क्लासरूम पे लिंक भी आ जाएगा और रिमाइंडर भी आ जाएगा। 4 to 5:30 जो है वो कल क्लास होगी, अगर हुई तो। वो अभी कंफर्म नहीं है, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। और उसमें फिर हम जो है वो थीम्स वगैरह पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी पोस्ट किस तरह से बनाई जाती है, मीडिया किस तरह से अपलोड होता है, पेजेस क्या होते हैं, कमेंट्स के अंदर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम फिर जो है वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आई विल कंफर्म, मैं आपको गूगल क्लासरूम में ही बता दूंगा, तो गूगल क्लासरूम में आप लोगों ने ज़रा एक्टिव रहना है। ठीक हो गया? चलें जी, बता दें अटेंडेंस किसी की रहती है तो। यार सैटरडे को ना एक और क्लास है, शाम को एक और क्लास होती है, तो मेरा अपना स्केड्यूल बड़ा टाइट है। बहरहाल देखते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ना भी कोई ले सका तो इसमें मसला नहीं है, वो आप लोग जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो देख लेते हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। सैटरडे को शॉपिफाई बैच की क्लास है, मेकअप क्लास, और साथ में एक जो है वो शॉपिफाई बैच 7 जो है वो साथ साथ शॉपिफाई बैच 6 जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे ही उनकी क्लास होती है, तो वो इस टाइम पे वो चल रहा होता है 6 to 7:30। अटेंडेंस जिन्होंने पहले नहीं लगवाई थी वो लगवा लें, जिन्होंने लगवाई हुई है वो काइंडली दोबारा नाम ना लिखिएगा, अदरवाइज एब्सेंट मार्क कर दूंगा। जवेरी अहमद, आपने 4 दफा नाम पहले लिखा था और अब 5वीं दफा लिख दिया। पता नहीं कितनी दफा अटेंडेंस आपने लगवानी है। मैं कह रहा हूँ कि एक दफा लिखा करें, अटेंडेंस लग जाती है, दूसरी दफा जो लिखेगा उसके मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा। मुझे याद होता है कि मैंने अटेंडेंस लगाई है, आप लोगों को लिख के भूल जाता है कि हमने नाम लिखा है अपना। यार ये कितने उस्मान है? मोहम्मद उस्मान अलहदा है, उस्मान अली अलहदा है। उस्मान गौरी कौन है? मोहम्मद उस्मान या उस्मान अली में से कोई उस्मान गौरी भी है? या आप लोग सेपरेट सेपरेट है? मुझे जरा बता दें यार, क्लियर कर दें। उस्मान अली और मोहम्मद उस्मान मुझे जरा काइंडली क्लियर कर दें कि आप में से कोई उस्मान गौरी भी है या आप लोगों को यही नाम है, मोहम्मद उस्मान और उस्मान अली? क्योंकि मेरे पास बस यही आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, आसान, गूगल में आप कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उनको मैं रिजॉल्व इशू वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। हैंड रेज करेंगे उस्मान, मैं कर देता हूँ। किधर है? जी जी। सर मेरा नाम, मैं मोहम्मद उस्मान लिख रहा हूँ, आपने कहा था मोहम्मद उस्मान ताहिर ना लिखे, मैंने ताहिर लिखा था, पहले मैंने मोहम्मद उस्मान ही लिखा था। तो मेरा मोहम्मद, एक आपने कहा मिनट, था मोहम्मद उस्मान के जरिए मुझे अटेंडेंस लगवाया करें। अगर कहते हैं तो मैं पूरा नाम मोहम्मद उस्मान ताहिर कर ले, मैं पूरा नाम लिख दिया करूंगा। एक मिनट, एक मिनट। मोहम्मद उस्मान है आपका नाम? जी मेरा नाम और मोहम्मद उस्मान है, मैंने, हाँ जी। तो हमें आपने कहा था कि ताहिर ना लिखे मोहम्मद उस्मान लिख दिया करें, तो आपने शायद एम उस्मान से किया था अपनी शीट में या वटेवर, मुझे अब शायद आप बोल रहे थे। नहीं नहीं, आ गया, चले सही है। ओके। हाँ। अच्छा सर, क्वेश्चन मैंने जी। करना था कि मैंने 32 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे किया था हम्म हम्म इंस्टॉल, वो मुझे 7.0.33 वर्जन मिला था जैम्प हम्म का। हम्म और उसमें शायद कोई कमी भी हो या वटेवर, साइज का भी फर्क था। और हम्म उसके बाद मैंने उसमें भी चीजें, मतलब वो जो वर्डप्रेस का वर्जन था वो सेम चल गया था हम्म, उसमें। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, दूसरी ये चीज मैंने उसमें मतलब डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश भी की,
लेकिन मुझे आपने अभी जैसे बताया कि आपको प्लगइन्स ढूंढने पड़ेंगे, तो ये हमें खुद सर्च करना पड़ता है या हमें इसमें कहाँ से गाइडेंस मिलेगी कि प्लगइन्स हमें कौन से कैसे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सर्च किए जा सकते हैं? वो तरीके अगर आप आज प्लगइन्स का बता रहे थे तो मैंने इसलिए इसके मुताबिक सवाल वो किया कि ना हमें फिर सर्च करना पड़ेगा बेसिकली। मोस्टली आप जो है वो उसको पहले गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या बेसिकली क्या फंक्शनैलिटी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे कि डेटाबेस में अगर कोई मैं एक ट्रेनिंग का डाटा डालता हूँ, किसका तो मैं डाटा? उस ट्रेनिंग का डाटा ट्रेनिंग का। हम्म। ट्रेनिंग का डाटा मतलब जैसे अब हम बैच 7 है, एक ट्रेनिंग हो रही हम्म। है, तो हम्म। हमने डेली एक ट्रेनिंग एक दिन की ट्रेनिंग होगी ना हमारी, हम्म। तो उसकी एक डेज मार्क हो जाता है कि इसने इस दिन हम्म। में ये ट्रेनिंग इतने बजे से लेके इतने बजे तक की है। हम्म। इसी तरह फलाने का नाम आ गया, फिर तो एक यूनिक आईडी उसको अलॉट हो जाता है। हम्म। तो अब मैं लेट्स सपोज एक सर्च का बटन लगाता चाहता हूँ, तो मैं उस पे हम्म। उस बटन की एक उसको जैसे यूनिक आईडी था, मैंने मतलब मुझे एक हम्म। 1 नंबर असाइन हो गया, किसी को हम्म। 2 नंबर असाइन हो गया, किसी को 3, हम्म। तो मैं सर्च करता हूँ 1 नंबर से कि भाई इसकी कितनी अटेंडेंसेज है। तो हम्म। एक वो पेज जैसे मतलब रो वाइज या एक टेबल शो हो जाए या वट एवर। अच्छा, और इसमें अगर ना इसी ऐसे होता है। बोले बोले इसके कंप्लीट मुताबिक करें। और इसी में फिर इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैं एक सर्टिफिकेट या रिपोर्ट हम्म। हम्म। बनाना चाहता हूँ कि अच्छा हम्म। जी उस दिन का उसका सर्टिफिकेट बना बनाया डाउनलोड हो जाए, एक फॉर्मेट मैं दे दूं या मैं हम्म। फॉर्मेट डिजाइन कर लूं या बना बनाया फॉर्मेट मुझे मिल जाए, वट एवर, तो इस तरह से मैं इसी तरह से डाउनलोड हो जाए, तो ये चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छा। अ, अच्छा, यहाँ पे ना आपने ना चीजें जितनी ज्यादा ऑटोमेट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। आपने इस तरह से जी नहीं करना कि यार मैं जाके जो है ना वो डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली टेबल बनाता हूँ और वहां पे जाके डाटा इंसर्ट करता हूँ, नहीं, ऐसा चीज आपने यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि हर चीज के लिए आपने जो है वो ऑटोमेटेड वे जो है वो ढूंढना है। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर अब आए हैं तो वर्डप्रेस के अंदर आप ये समझें कि आपने ना अपने आप को, अपना जो नॉलेज है ना उसको जरा कम यूज करना है हम लोगों ने, अगर जो आपका प्रोग्रामिंग और कोडिंग वाला है। क्योंकि वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए जो सीएमएस कहा इसको जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कि उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटेड चीजें जो है वो आपको मोस्टली मिल जाती हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना जो आप मेरे से ये पूछ रहे हैं, जो ये सिस्टम पूछ रहे हैं, इस तरह के लिए प्लगइन्स आपके पास डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एलएमएस करके आप सर्च करें प्लगइन्स, तो उसके अंदर ना ये सारी फंक्शनैलिटीज आपको इंप्लीमेंट होती हैं, अटेंडेंस की फंक्शनैलिटी, कोर्सेज की फंक्शनैलिटी, कोर्सेज अपलोड हो जाते हैं, सर्टिफिकेट्स, टीचर्स, ये सारी फंक्शनैलिटी जो है ना उसके अंदर अवेलेबल होती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, एलएमएस के अंदर। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट चीजों की डिफरेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल होती है। तो इस तरह से फिर आपको ये सर्च करना पड़ता है कि जी मेरे पास ये जो फंक्शनैलिटी है इसको मैं किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, सर ये मैनुअली उसमें भी। कस जी 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 जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एलएमएस से तो सर बहुत सारे होंगे, हम्म। उसमें वो की फंक्शनैलिटी काफी लिमिटेड होती है, आप देखिए, वो उसको यही बता रहा हूँ कि अब बहुत सारे हैं एलएमएस। ठीक है, हर जी किसी की फंक्शनैलिटी, अब जो चीज़ आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उसने आज तक किसी ने उससे पहले सोचा ना हो। ठीक है, जी जी जो भी चीज़ ज़ाहिर है हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं उस पर कह ले किसी ने जो है वो काम किया हुआ ही होता है नॉर्मली। सही ठीक है, सही 80 to 90% किसी ने एक काम पहले किया होता है। बस ये होता है कि हमें वो चीज़ें ज़रा ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, कि वो चीज़ें जो है हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप जो है ना आपकी जो भी चीज़ें हैं ना वो आप थोड़ा सा उसको रिक्वायरमेंट बना लें कि आपने किस तरह की मैं चीज़ सर करनी है, आप थोड़ा मेरे सा साथ। जी जी। माजरत आपको काट रहा हूँ, जी जी, मैं बोलो। थोड़ा सा एक मजीद एलैबोरेट एक चीज करता हूँ। जी जी। फॉर एग्जांपल मैं ना एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ, ठीक तो है। ट्रेनिंग में हम मैनुअली डाटा डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स होती हैं लेट्स सपोज, हम्म। वो हम्म। ट्रेनिंग होती है उस दिन की बंदे की एक अटेंडेंस एक रिकॉर्ड हम एक सिस्टम में मैनुअल बन जाता है कि हम्म। फलाने बंदे ने ये ट्रेनिंग अटेंड की, हम्म। आगे उस ट्रेनिंग का नाम है, हम्म। कोर्स फ्रॉम टू हो गया, हम्म। और इस तरह से हो गया। अब मेरे पास हम्म। कोई पुराना डाटा 10 सालों का 20 सालों का पड़ा हुआ है, हम्म। सर्च करना एट अ वंस अगर मैं लदा लदा से करूँ या जिस तरह से मेंटेन है वो शीट सर्च करना या वट एवर करना, हम्म। मतलब जितनी शीट है या जितने ईयर्स की शीट है, अगर हम्म। मैं वो पूरा डाटा 20 सालों का एक टेबल में मैं डाल देता हूँ हम्म। और मैं जस्ट एक सर्च का बटन लगा के सैप आईडी या एम्प्लॉय आईडी या वट एवर आईडी हम्म। है, किसी से वो मैं सर्च लगा देता हूँ और वो मुझे वो शो हो जाता है, या उसके हम्म। उतनी एक फाइल डाउनलोड हो जाती है कि इस बंदे ने फलानी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं इस डेट पे या इस टाइम पे वट एवर। जी। मैं इस पॉइंट से सोच रहा था, अभी एक सिर्फ रैंडमली मैं सिस्टम अच्छा, पूरे मैं करके। इसमें बता देता हूँ आपको, देखें इसमें भी ना काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर आपकी सिर्फ ये एक वो है ना रिक्वायरमेंट है, इसमें आप इजी चीज ये है कि आप ना कोई एक फॉर्म का प्लगइन ले लें। ठीक है, जो आप डाटा मैनुअली करते हैं आप वो मैनुअली डाटा जब इंसर्ट करते रहेंगे कि जो जो आपकी फील्ड रिक्वायर्ड होगी कि जी आज ये स्टूडेंट आया था। ठीक है, स्टूडेंट का नेम भी आपको शो हो जाएगा, अगर आपने जो प्रीस डाटा जो है वो आप उसको फैच कर सकते हैं जी फलां स्टूडेंट, मतलब लिस्ट हो रहा होगा, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे जी फलां स्टूडेंट आया था,
हारिस ने लिए यस करके आप उसको ओके कर दे, तो आपके पीछे पूरी एक जो है वो शीट मैनेज होती रहेगी। आपके डाटा टेबल जो है वो मैनेज होता रहेगा, उसमें से आप सर्च भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक स्टूडेंट की भी कर सकते हैं, और पिछली भी उसके ऊपर जाके जो है वो आप उसके अंदर एक्सेल के थ्रू निकाल भी सकते हैं और उसके अंदर अपलोड भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की हजार मैंने आपको बताया कि फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं, बस ये है कि थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सर बस मैं ये मेरा ये क्वेश्चन ये था कि हमें प्लगइन सर्च मतलब जी गूगल जी, से करने पड़ेंगे या गूगल से वर्डप्रेस करना से करने पड़ेगा। पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट, फिर उसको प्लगइन्स को उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है सर, जिसे हम देख जी सकते जी हैं कि अच्छा बिल्कुल, इसमें ये फंक्शनैलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन भी होती है और उनका या डेमो भी उसका कोई होता हमें है, डेमो भी होता है? ओके, डेमो इम्प्लीमेंटेशन भी। भी होता है। जी बिल्कुल। ओके ओके, क्योंकि आपने आज प्लगइन का सिर्फ इंस्टॉल वो डेमो कल थोड़ा जो सा मुझे याद करवाइएगा, कल दोबारा इस पे सर्च करके मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि पेड प्लगइन्स भी कहाँ से मिलते हैं और फ्री कहाँ से होते हैं, फिर इनका डेमो भी देख लेंगे। सर कल से मुराद मंडे। कल से मुराद जब नेक्स्ट क्लास होगी। ओके ओके सर, अच्छा, थैंक यू ओके थैंक यू। ओके। हाँ जी हाँ जी, लीव कर दें जिसने क्लास लीव करनी है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें। खुदा हाफिज़।